Hi students, Hi. we shall study today Yes. essay writing. The examination point of view, we study an ideal teacher, एक आदर्श अध्यापक। जी। देखिए बच्चों, 6 नंबर का ये आपका आंसर होगा और आपको एटलीस्ट 150 वर्ड 150 वर्ड्स में इसे लिखना होगा। मैं आपके पास ये देखिए, ये वाली विद्या होगी, ये राजीव प्रकाशन की, ठीक। और अब चूँकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक है जी। तो अब आपको शॉर्टकट का सहारा लेना होगा। इसके लिए मैं आपके पास विद्या है और मैं इसका हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। आप हिंदी में इसकी समझ रखिए, अर्थ समझिए और इंग्लिश में उसको लिखने का प्रयास करिए। जी। ओके। द फर्स्ट essay इज एन आइडियल टीचर और माई इंग्लिश टीचर। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। राइट अ कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 to 80 words. Points are given below each topic to develop the composition. वहाँ पर पॉइंट दिए होंगे और उसी के आधार पर आपको, आप जैसे मान लीजिए आइडियल टीचर या आपके नहीं इंग्लिश टीचर या जिस टीचर को बहुत अच्छा समझते हैं उस टीचर के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, जैसे उनका नाम क्या है और वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको इनका वर्णन करना होगा। ये 60 to 80 वर्ड्स में ये आपको इसका आंसर देना है और इंटरमीडिएट के बच्चों को 150 का रहता है रेशियो। इट्स ओके। ओके। तो देखते हैं। अब देखिए, ये एन आइडियल टीचर भी आ सकता है, माई बेस्ट टीचर, आवर क्लास टीचर, अ गुड टीचर, इस तरह से करके कोई भी चीज़ आ जाती है टीचर से रिलेटेड चीज़ें, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। देखिए हिंट्स एंड इंट्रोडक्शन, परिचय, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनकी पोशाक कैसी है, वेशभूषा कैसी है और कैसे वो दिखाई पड़ते हैं, हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है, या हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनका पढ़ाने का ढंग कैसा है, जी। एंड हिज क्वालिटी, जो उनके गुण क्या है, कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन, डियर एंड माय टीचर इन माय कॉलेज, हमारे कॉलेज में विभिन्न तरह के बहुत से अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बट आई लाइक श्री XYZ मोस्ट। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, अध्यापक में श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी आप उनसे कुछ सीख पाएंगे। और वो जो XYZ शर्मा जी हैं उन्हें मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। ही इज़ एन MALT, ही टीचेज मी हिंदी, वो MALT है और मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। ही इज़ माई क्लास टीचर, हमारे क्लास टीचर भी हैं, एक अच्छे अध्यापक भी हैं। तो हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनकी वेशभूषा कैसी है, कैसे वो दिखाई पड़ते हैं, सख्त हैं, नरम हैं, कैसा मिजाज है उनका, जी। तो ही पुट ऑन सिंपल क्लोथ, वो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, यानी सादे कपड़े पहनते हैं। एक बात और जान लीजिए, कपड़े सादे ही पहनने चाहिए, ज़्यादा चटक बटक बहुत ही भड़कीले कपड़ों से आकर्षण बढ़ता है, वैल्यू कम होती है। इन बट आई लाइक शर्मा मोस्ट, ही इज़ एन MALT, ही टीचेज मी हिंदी, ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे कक्षा अध्यापक हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पर एग्जाम में। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनकी पोशाक कैसी है, कैसे दिखाई पड़ते हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, इन समर ही पुट्स ऑन धोती एंड आ शर्ट, गर्मी के महीने में वो धोती और कुर्ता पहनते हैं, पैजामा कुर्ता, ये सब इंडियन पोशाक हैं। और अब पश्चिमी सभ्यता के कौन से ड्रेस होते हैं बताइए, पैंट शर्ट, बुशर्ट, ये सब चीज़। इन विंटर ही पुट्स आ स्वेटर एंड वुलन कोट्स आल्सो, जाड़े के महीने में क्या पहनते हैं,
स्वेटर पहनते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं अपने को ठंडी से बचाने के लिए। ही यूज ए कैप ऑन हिज हेड, और अपने सर पर वो कैप लगाते हैं। ही इज़ अबाउट 40 years ओल्ड, और कितने वर्ष के हैं? 40 वर्ष के हैं। देखिए 40 को जब इंग्लिश में लिखना होता है तो यह वो URTY, ये गलती कभी न करना है। 4 में FORTY, FORTY 40, इस तरह से लिखना चाहिए। ही इज़ टाल, लंबे हैं, हेल्दी एंड वेल बिल्ट, और छरेरे बदन वाले हैं, स्वस्थ हैं, इनका बढ़िया स्वास्थ्य है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, सदैव वो प्रसन्नचित रहते हैं। अब आज के ज़माने में हंसी खुशी तो गायब होती चली जा रही है, लेकिन अब जो लोग प्रसन्न रहते हैं समझ लीजिए वो बहुत धनी है। शर्मा जी खुश हैं तो दुनिया खुश है। बेलिंडा स्माइल्स ऑल द वर्ल्ड के। हिज बिहेवियर, उनके हाव भाव कैसे हैं? हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, रूखा व्यवहार नहीं है। ही इज़ अ काइंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर, वो बच्चों के प्रति दयालु और अध्यापकों के विनम्र हैं, मित्रवत व्यवहार रखते हैं। हिज हैबिट्स आर अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, और उनका जो व्यवहार है, उनकी आदतें बहुत ही मधुर है। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, और बहुत ही आकर्षक उनके हाव भाव हैं। बातचीत करने का ढंग जो है उनका बहुत अच्छा है, लोग आकर्षित होते हैं। बच्चे मक्खियों की तरह आसपास मंडराया करते हैं, और जो अध्यापक बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूखे स्वभाव वाले होते हैं, बच्चे उनसे दूर रहते हैं भयवश। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने के हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, बड़ा ही प्रभावशाली है। बच्चे दिन भर कहिए पढ़ाया करें और दिन भर वो पढ़ा करें, ज़रा भी उबेंगे नहीं। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके जो लेसन हैं, पाठ हैं जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही रुचिकर होते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम ईजली, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर छात्र भी उनको समझ सकता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं अपने विषय में। वो कहते हैं सब्जेक्ट जैक्स ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, आप नीम हकीम खतरे जान लीजिए। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा, अब देखिए नॉलेज क्या, अब टेंस है, टेंस का एक बार आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो क्या आपको दोबारा फिर उसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत है? लेकिन अभी जान लीजिए, अब टेंस में अभी आप कोई एक पार्ट टेंस का ना जान पाएँ तो संभव है कि आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, ऐसे ये सब चीज़ों में फिर ये ट्रांसलेशन है, पूरा सब कुछ इसी ग्रामर पर तो टिका हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत मजबूती के साथ हर चीज़ को पढ़ना चाहिए। मास्टरी जिसे कहते हैं, बिल्कुल शोध कर डालिए। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, ये हो गया। हिज क्वालिटीज, और उनकी क्या विशेषताएँ। ये एग्ज़ाम जो आने वाला है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी हैं, और बाद में फिर पछताओगे कि क्या बताएं, ज़रा अच्छे ढंग से पढ़ लिया होता तो मज़ा आ जाता है। हिज क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं क्या हैं। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, उनकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, पहली बात चरित्र अच्छा है। वो क्या धनियत गया नहीं, कुछ भी स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, ये चरित्र लुट गया मनुष्य का तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, और हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, और इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। समझ गए? तो ही इज़ अ रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वो रेगुलर हैं, आते हैं, नियमित रूप से आते हैं। ये रेगुलर नहीं कि वो नियमित हैं, और पंक्चुअल हैं, अपने काम के प्रति वो भी पंक्चुअल और रेगुलर एक ही चीज़ है। और फिर क्या है, एंड हार्ड वर्किंग, और वो बहुत ही परिश्रमी है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, अपने क्लास में वो इधर उधर की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो
फर्जी की बातें बताया करते हैं टॉपिक से हट करके, ये गलत बात है। टाइम काटने से अध्यापक का भी नुकसान है, बच्चों में अच्छा छाप नहीं पड़ेगा। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, हर समय अपने बच्चों को वो व्यस्त रखते हैं काम में। कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, कहीं कुछ कर दिया, उसको समझाने लगे, तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, उनमें संलग्न रहते हैं पढ़ाई में। और वो क्या है, ही इज़ अ काइंड हार्टेड, और वो दयालु है। अब दयालुता से मतलब ये है, अब किसी बच्चे की बाथरूम लगी हो, अब गए ना, नहीं जाना, तो ये गलत बात है। और हाँ, उसकी अगर बात को मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दयालुता है। अब कहीं फीस का मामला आया, कई चीज़ की बात आई, तो कुछ अध्यापक होते हैं वो डांट देते हैं, इल बिहेव करते हैं, गलत बात है। बच्चों को के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए। ही हेल्प पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग देम बुक्स, अब जो गरीब बच्चे होते हैं उनका कल्याण कर देते हैं, किताबें दे दिया, पत्रिका दे दिया, या और दूसरी तरीके से कुछ समझा दिया उनको। ही इज़ आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, बड़े अच्छे खिलाड़ी भी हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो सिद्धांतवादी भी हैं। ही इज़ एन आइडियल टीचर, या 10 अध्यापक हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें बहुत अधिक पसंद करता हूँ। देखा, अब इस तरह से आप लिख नहीं पाएंगे, लिख दें एग्जाम में। वेरी गुड। दूसरा देखिए, रेलवे कुली, आज हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं जी। रेलवे कुली, इंट्रोडक्शन, हिज हाउस, ड्रेस, हिज वर्क, उनका परिचय क्या है, घर कैसा होता है, उनकी पोशाक कैसी है, उसका कार्य कैसा होता है। इंट्रोडक्शन, अ मैन हु कैरीज द लगेज ऑफ पैसेंजर्स एट अ रेलवे स्टेशन कॉल्ड अ कुली, रेलवे प्लेटफार्म पर जो लोग सामान ढोने का काम करते हैं उन्हें कुली कहते हैं। जैसे आप सूटकेस लेकर के, भारी सूटकेस है, आप लेकर चले, जैसे उतरना हुआ, कुली पहुंच जाएंगे तुरंत, हाँ कौन कौन सा सामान है, लेकर के वो आपको स्टेशन बाहर गाड़ी पर बैठा देंगे। एक बिल्ला लगाए रहते हैं, और वो क्या कहते हैं, कपड़ा पहने रहते हैं लाल रंग का, अजीब किस्म का पोशाक, आगे बताएंगे। ही इज़ सीन एट ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन पर आपको कुली दिखाई पड़ जाएंगे। हिज हाउस, उनका घर कैसा होता है, हिज हाउस वेरी स्मॉल, अब क्योंकि अब कुलियों को बहुत अधिक पारिश्रमिक तो मिलता नहीं, इसलिए छोटे घर में रहते हैं। समटाइम्स स्मॉल क्वार्टर्स आर गिवन टू हिम बाय द रेलवे डिपार्टमेंट, और जो सरकारी कुली होते हैं उनको रेलवे विभाग की तरह से छोटे छोटे घर दिए रहते हैं। सम लाइव इन इट्स सेट्स, और कुछ तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। समटाइम्स 2 or 3 फैमिलीज लिव टुगेदर, और शहरों में एक ही घर में, एक कमरे में 2-2, 3-3 परिवार रहते हैं। मुंबई में तो जिस तरह से अलमारियों का रैक होता है, इस तरह से ऊपर से लेकर छत तक, बर्थ तक, रेलगाड़ी में देखा होगा 2-3 बर्थ ऊपर तक बनी रहती है, इस तरह से वहाँ पर व्यवस्था रहती है। फिर हिज ड्रेस, कुली इज़ अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी होता है। सो ही पुट्स ऑन अ पुअर ड्रेस, बहुत ही साधारण पोशाक पहनता है। ही वियर्स अ रेड शर्ट एंड वाइट पैजामा, लाल शर्ट और सफ़ेद पैजामा पहनता है। ही वियर्स अ रेड टर्बन कैप ऑन हिज हेड, और सिर पर एक लाल टोपी पहनता है, पगड़ी पहनता है। ये इस तरह से पोशाक इसलिए रखते हैं कि जो यात्री लोग हो तुरंत जान जाए कि ये कुली है, सामान ढोने वाला है, तो हेल्प मिल जाती है। ही हैज़ अ ब्रास बैज ऑन हिज आर्म, और भुजा पर एक तांबे का बिल्ला लगाया रहता है। हीज़, उसमें नंबर पड़ा रहता है, फला नंबर का कुली है। हिज बैज विद नंबर इज़ गिवन टू हिम बाई द रेलवे डिपार्टमेंट, की तरफ से उनको बैज मिला होता है, विभाग की तरफ से। इस बार उनके कार्य क्या होते हैं। कुली इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, बहुत ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति होता है। ही वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, रात दिन वो कार्य करता है। ही डज नॉट अर्न मच, बहुत अधिक कमा नहीं पाता है। एट द रेलवे स्टेशन ही इज़ फाउंड सिटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर वो आपको मिल जाएगा जी, वहीं पर ये लोग मिलते हैं। सो ही कैरीज द लगेज ऑफ द पैसेंजर टू द प्लेटफार्म, और ये प्लेटफार्म से
ले जाते हैं उनके लगेज को, सामान को। Sometimes he risk his life when he has to load the luggage in moving trains। और कभी कभी भीड़ भाड़ जब ज़्यादा होती है और अपने यानी जैसे ज़्यादा कुली जब हो जाते हैं तो एक दूसरे में होड़ लग जाती है कि हम सामान जल्दी पा जाएं, लेकर चले जाएं, तो इसमें वो चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कभी कभी उनको रिस्क हो जाता है कि चलती ट्रेन से वो गिरने का भी खतरा रहता है, कट सकते हैं। he also helps the passenger to get in। और वो जैसे कोई बुजुर्ग है या ज़्यादा फैमिली वाला है लगेज लेकर के, तो उसको अंदर जाना है तो उसको सीट भी दिलवा देते हैं लोग। और उसमें सहायता करता है। ही ट्राई टू फाइंड आउट गुड सीट फॉर देम। और कोई किसी ने कहा कि हमको खिड़की के पास की सीट चाहिए तो वो भी अरेंजमेंट करवा देते हैं। ही गाइड्स देम टू द राइट ट्रेन एंड प्लेटफार्म। और ये भी लोग कुली लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई फला ट्रेन किस प्लेटफार्म पे आ रही है। वैसे अनाउंसमेंट वहाँ हुआ करता है, इसके बावजूद भी जो लोग नहीं जान पाते हैं तो उनको ये बता देते हैं। ही नोज द टाइमिंग ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर ऑल द ट्रेन्स। और कौन सी गाड़ी कब आएगी और कब उसे प्रस्थान करना है ये सारा उनको मालूम रहता है। ही कैन नॉट डू विदाउट हिम। वी कैन नॉट डू विदाउट हिम। बिना उनके हम लोग बिना उनकी सहायता के क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, परेशानी से में सहायक होते हैं। माई आइडियल फ्रेंड। अब माई बेस्ट फ्रेंड, अब ये मेरा मित्र। अब देखिए स्कूल जाते ही मित्रता हो जाती है। जो एक स्वभाव के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से मित्रता कर लेते हैं। अब मित्रता इसलिए कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप गए, कल नहीं गए, तो आपका मित्र आया हुआ है तो आपका काम पूरा हो गया। तो और दूसरी बहुत से डिस्कशन करने रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें। वो कहते हैं बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मित्रता में क्या है, अपना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातचीत हो रही है और मज़ा आ रहा है, तो इसका मित्र बन जाते हैं। तो हिंट्स देखिए, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस हैबिट, हिज हॉबीज़, हिज क्वालिटीज़। अब मित्र के गुण क्या होने चाहिए ये अपने अंदर भी डेवलप करो और ऐसे गुण वाले से मित्रता करिए। ये बताएं। इंट्रोडक्शन, आ फ्रेंड इज नीड इज आ फ्रेंड इंडीड। वास्तव में जब आवश्यकता होगी तो एक वास्तविक मित्र ही आपकी सहायता करता है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत से मित्र हैं, बट आई लाइक सुरेश द बेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन हमको सुरेश सबसे अच्छा लगता है उन सब में। ही इज़ द फ्रेंड इंडीड। वास्तव में वो मेरा मित्र है। हितैषी है। ही इज़ एन आइडल स्टूडेंट। बहुत ही आदर्श विद्यार्थी है। हिज फादर इज अ टीचर। उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। और हिज मदर इज अ रिलीजियस लेडी। और उनकी मम्मी एक धार्मिक महिला हैं। ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड। और 16 वर्षीय 14 वर्षीय नवयुवक है। कहाँ ये अनवार संस्कृत में 14 वर्षीय कौन? चंद्रशेखर जी कोड़े जब पढ़े थे उनको। हिज ड्रेस एंड हैबिट्स। और उसका इसकी वेशभूषा कैसी, आदत कैसी। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस। साधारण कपड़े पहनता है। ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर। और स्वभाव से वो बहुत ही सिंपल दिखाई पड़ता है। देखिए बनावट में और स्वाभाविक चीज़ों में अंतर होता है। ही इज़ वेरी पोलाइट। और वो बहुत ही विनम्र है। ही इज़ नेवर एंग्री। वो कभी गुस्सा नहीं करता। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। और वो सदैव दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। देखिए बच्चों, इंग्लिश को इंग्लिश में समझने के लिए इंग्लिश के जो समानार्थी शब्द हैं उनको याद करना पड़ता है, ठीक है, सिनोनिम्स को। और हिंदी भाषी, देखिए चाइना क्यों अमेरिका का टक्कर लेना है, पूरे विश्व में क्यों छा गया? क्योंकि उसने इंग्लिश पढ़ी लेकिन चाइनीज भाषा के हिसाब से इंग्लिश पढ़ी। बात समझ रहे हैं? इंग्लिश की समझ अपनी भाषा में उसने डेवलप किया, इसलिए वो इतना विकसित हो गया। तो लोग तो अंग्रेजी बेहतर जानते ही हैं। बात आप समझ रहे हैं? आप हिंदी
अंग्रेजी को हिंदी में बेहतर समझिए और हिंदी की बेहतरी के लिए, अपनी राष्ट्रभाषा की बेहतरी के लिए अंग्रेजी पढ़िए। ट्रांसलेशन मेथड उससे आपके उस समझ में, क्योंकि आप हिंदी भाषा भाषी के हैं, बात आप समझ रहे हैं। और अब ये IAS BCS जितनी भी परीक्षाएँ हैं सब में अब हिंदी की वैल्यू बहुत बढ़ा दिया है मोदी जी ने। पहले इंग्लिश की वैल्यू अभी भी है, लेकिन जो हमने अभी बात बताई है, इंग्लिश को हिंदी के नज़रिए से पढ़िए और खूब कायदे से समझ करके बाईलिंगुअल बनिए। हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, और ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर, पोलाइट है, और ही इज़ नेवर एंग्री, वो कभी क्रोधित नहीं होता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो सदैव दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। हिज हैबिट्स, हॉबीज़, और उसके शौक़ क्या हैं? हॉबीज़ मीन्स शौक़। ही हैज़ मैनी हॉबीज़, बहुत से शौक़ हैं। शौक़ न समझ लेना, शौक़। ही सिंग्स, पेंट्स एंड कलेक्ट काइंस एंड स्टाम्प्स, वो गाता भी है, पेंटिंग भी करने का काम करता है। यानी कलात्मक, कला देखिए एक सब्जेक्ट है अब में, कंपलसरी होता है ना आर्ट, तो इसीलिए ये हॉबीज़ के लिए है। और कलेक्ट कॉइन्स, सिक्कों को इकट्ठा करना, देखिए पुराने ज़माने के सिक्के या नए कई तरीके के सिक्कों को का बड़ा प्रचलन है। और स्टाम्प, अब तो स्टाम्प का ज़माना लग गया है मोबाइल आने की वजह से। ही हैज़ कलेक्टेड काइंस एंड स्टाम्प्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मैनी कंट्रीज, विभिन्न देशों के उसके पास आपको सिक्के मिलेंगे और स्टाम्प मिलेगा, टिकट जिसको कहते हैं, टिकट जारी करते हैं। ही इज़ आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, वो अच्छी किताबों का पढ़ने का शौकीन है। यानी कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही है, साथ साथ और दूसरी किताबों का भी अध्ययन करता है। हीज क्वालिटीज़, ही है उसकी विशेषताएँ, ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएँ हैं, गुण हैं। ही बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर, वो एक अच्छा नैतिक गुण धारण किए हुए वाला व्यक्ति है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी नीड, जब भी मेरी किसी चीज़ की मुझे आवश्यकता पड़ी उसने मेरी सहायता की सदैव। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ही इज़ रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, और डेली वो सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करता है, टहलने जाता है। टहलने से या सुबह उठने से बच्चों जानते हो क्या फ़ायदा? ऑक्सीजन जितनी प्रचुर मात्रा में आप भर लेंगे शरीर के अंदर सुबह, प्राणदायिनी ऑक्सीजन, वो पूरा दिन आपको तरोताज़ा रखेगी। क्योंकि शाम के समय तो सब कार्बन ही कार्बन रहता है, पेड़ पौधे हों चाहे जहाँ, हर जगह कार्बन ही आपको मिलेगा। और सुबह एक ऐसा समय होता है जो पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। लेकिन अब सुबह लोग उठ क्यों नहीं पाते हैं या ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन होती ठंडी, तो अब सुबह वैसे ठंडक लग रही है, आपने को प्राणायाम किया, खूब सांस बढ़ाया और पता चला कि शरीर के अंदर बहुत ऑक्सीजन भर गई तो ठंडक लगने लगी। तो क्या हुआ, आप सुबह उठिए, खूब ऑक्सीजन भर लीजिए और उसके बाद जाके चाहे फिर रजाई में थोड़ी देर के लिए घुस जाइए, लेकिन सुबह उठिए ज़रूर। ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो ईमानदार है और हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाला। ही रिस्पेक्ट एंड ओबेज ही टीचर, वो अपने अध्यापकों का रिस्पेक्ट करता है, कहना मानता है। पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अपने माता पिता का भी और बड़ों का भी। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ही इज़ नाइदर प्राउड नॉर सेल्फिश, ना तो वो घमंडी है और ना वो स्वार्थी है। ही नेवर मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, और वो कभी क्लास में शोरगुल नहीं मचाता है। देखो बच्चे कितना सर पर उठा लेते हैं पूरा स्कूल। ही इज़ अ गुड प्लेयर अ हॉकी एंड वॉलीबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल का बढ़िया खिलाड़ी है। हीज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज एल्डर इज प्रेजवर्दी, उसका व्यवहार अपने से बड़ों के प्रति प्रशंसनीय है, प्रशंसा की योग्य है। ही इज़ अ ट्रू स्काउट, वो एक अच्छा स्काउट है, यानी परेड करने वाला एनसीसी का। आई एम प्राउड ऑफ हिम, हमें उस पर गर्व है, नाज है अपने मित्र पर।
माई स्कूल और कॉलेज। देखिए ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपके ऐसे राइटिंग आ सकते हैं। जी। एन आइडियल स्कूल, माई आइडिया एन आइडियल स्कूल। एक आदर्श विद्यालय के प्रति मेरा क्या विचार है, अपना विचार देखिए व्यक्त किया हुआ है। हिंट देखिए, नेम एंड सिचुएशन, नाम कहाँ स्थित है, बिल्डिंग कैसी है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, प्ले ग्राउंड कैसा है, और कंक्लूजन मीन्स उपसंहार। जैसे इंट्रोडक्शन होता शुरुआत, परिचय, उसी तरह से उसका अंत। हाँ, उसका अंत कहते हैं उपसंहार, कंक्लूजन। नेम एंड सिचुएशन, देखिए इसमें बहुत सी आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएंगी, है कि नहीं। अभी पैसेज में सब वर्ड मीनिंग आती हैं, और जितनी वर्ड मीनिंग आपको आ रही है उतना ही खजाना आपका बड़ा हो रहा है, समझ लीजिए। नेम एंड सिचुएशन, नाम और इसका कहाँ लोकेशन है वो देखिए। द नेम ऑफ स्कूल इज XYZ इंटर कॉलेज इलाहाबाद इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वो दिल, शहर के दिल में यानी चौक में स्थित है वो स्कूल। बिल्डिंग, इट हैज़ अ वेरी लार्ज डबल स्टोरेज बिल्डिंग, बहुत बड़ी डबल 2 मंजिला बिल्डिंग है। द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल कंजिस्ट ऑफ द 3 ब्लॉक्स, और जो मेन बिल्डिंग है स्कूल की वो उसके 3 ब्लॉक हैं, खंड हैं। आवर क्लासेज रन इन द मेन बिल्डिंग, हमारी क्लास मेन बिल्डिंग में चलती है। इट हैज़ अबाउट 20 रूम्स विद अ बिग हॉल, एक बड़ा सा हॉल है और 20 कमरे हैं। देयर आर 4 लेबोरेटरीज फॉर साइंस एंड बायोलॉजी, विज्ञान के, जीव विज्ञान के क्या कहते हैं, प्रयोगशालाएँ भी हैं 4। ऑल द रूम्स आर एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड, सभी कमरे क्या हैं, हवादार हैं, और उनका ऑक्सीजन आने का, कार्बन निकलने का बढ़िया हिसाब बना हुआ है, वेंटिलेटेड है। और इलेक्ट्रिक लाइट एंड फैंस आर फिटेड इन एवरी रूम, हर रूम में इलेक्ट्रिक लाइट है और फैन है। द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज, द हॉल ऑफ द स्कूल इज वेरी बिग, और स्कूल का जो हॉल है जहाँ पर प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा है। जनरल मीटिंग्स आर हेल्ड हियर, वहीं पर सामान सभाएं होती हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बीचों बीच में प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। देयर आर सम क्वार्टर्स ऑफ द पियंस, और चपरासियों के लिए भी कुछ क्वार्टर्स हैं वहाँ पर। इट हैज़ वेल फर्निश्ड कैंटीन टू, और वहीं पर जलपान गृह कैंटीन है बढ़िया अच्छी। लाइब्रेरी देखिए, पुस्तकालय। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द कॉलेज इज लाइब्रेरी, उसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो लाइब्रेरी, पुस्तकालय। देयर आर 2 बिग रूम्स, बड़े बड़े 2 कमरे हैं। देयर इज आर रेगुलर इशू ऑफ बुक्स, और प्रतिदिन वहाँ पर किताबें बच्चों को मिलती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इज अबाउट 6000, 6000 बच्चों की संख्या है। द स्टाफ मेंबर्स आर 150, और 150 स्टाफ के लोग हैं। ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गेट बुक्स इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी, अध्यापक और बच्चे वहाँ से बुक इशू करवा लेते हैं। देयर आर 2 रीडिंग रूम्स, 2 अध्ययन कक्ष हैं। 1 फॉर द टीचर्स एंड द अदर फॉर द स्टूडेंट, एक तो है बच्चों के लिए और दूसरा है, एक अध्यापकों के लिए एक बच्चों के लिए। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पुट ऑन द टेबल्स टू रीड, मेजों पर मैगजीन और ये पत्रिकाएं और अखबार टेबल पर रहती हैं, बच्चे जाएं पढ़ें अपना जी टाइम काटें। प्लेग्राउंड देखिए, खेल का मैदान भी है। वी आर लकी टू हैव 2 प्लेग्राउंड्स, हम भाग्यशाली हैं कि 2 खेल के मैदान हमारे यहाँ। दे आर वेल मेंटेन्ड, जो बहुत ही मेंटेन हैं, सुसज्जित हैं। आवर गेम सुपरिटेंडेंट इज़ वेरी एक्सपर्ट, और हमारे जो गेम प्रशिक्षक हैं, इंचार्ज हैं, वो बहुत ही
कुशल हैं। ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द प्ले ग्राउंड, वो खेल के मैदान के प्रति बहुत अधिक सावधान रहते हैं। वी एंजॉय आवर गेम्स डेली इन द इवनिंग, और शाम के समय हम लोग का आनंद लेते हैं। सम स्टूडेंट गो टू प्ले इन द वैकेंट पीरियड, और खाली जब घंटे होते हैं तो कुछ बच्चे वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। बात समझ रहे हैं। कंक्लूजन देखिए अब संगार, आवर कॉलेज इज अ रिप्यूटेड कॉलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, हमारा कॉलेज वहाँ पर बहुत ही मान्यता प्राप्त, अपने ज़िले का मान्यता प्राप्त स्कूल है, यानी एक उसका पोजीशन है, रैंक है। स्टूडेंट्स फ्राम रूरल एरियाज आल्सो कम टू गेट देयर एडमिशन, देहात के बच्चे भी वहाँ एडमिशन के लिए आते हैं। वी आर प्राउड ऑफ इट, हमें अपने विद्यालय पर नाज है। देख लिया। अब पांचवा निबंध देखिए, ऐसे क्या है, एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान की दशा क्या है। इंट्रोडक्शन, होम, एजुकेशन, डेली लाइफ, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इफेक्ट्स इम्प्रूवमेंट, ये सब हिंट्स आपको वहाँ दिए होंगे और इसी के आधार पर आपको लिखना हो। इंट्रोडक्शन दे, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेजेज, अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपल इज फार्मिंग, और गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, खेती होता है। द इंडियन फार्मर इज जनरली अ सिंपल मैन, भारतीय किसान एक साधारण आदमी होता है। ही वियर्स धोती एंड कुर्ता एंड खद्दर धोती कुर्ता पहनता है। ही डज नॉट गेट टाइम टू बी सैड एज ही इज ऑलवेज बिजी, वो सदैव व्यस्त रहता है इसलिए वो दुख मनाने का उसके पास मौका ही नहीं होता। होम कहते नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स शॉप, तो अब उनके पास है ही नहीं है खाली समय, खाली दिमाग। तो होम, अब उनका घर कैसा, ही इज़ हार्ड वर्किंग येट ही इज़ पुअर, यद्यप वो बैल की तरह काम करने वाला था फिर भी गरीब होता है, क्योंकि हर तरफ से किसान ही पीसा जाता है। मैनी फार्मर्स लिव इन हार्ट्स, बहुत से किसान झोपड़ी में रहते हैं। सम लिव इन ऑर्डिनरी हाउस मेड ऑफ मड, कुछ तो अब तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर घर पा गए लोग, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जो एक साधारण से घर में रहते हैं। दी आर थैचेज ऑन देम, और उस पर थैच मीन मड़हा, छप्पर रखे होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे घर होते हैं, घरौंदे होते हैं। दे आर नॉट एयरी, हवादार नहीं होते हैं। सम रिच फार्मर्स हैव बिल्ट पक्का हाउसेज, और कुछ जो अमीर किसान हैं उनके पक्के घर हैं। एजुकेशन देखिए, फार्मर इज ऑफन अंडर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, अधिकतर किसान अनपढ़। अब किसानी में बैल जलाने में कौन पढ़ाई की आवश्यकता होती है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब टेक्निकल किसानी आ गई, खेती आ गई, तो अब किसानों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर इज ऑफन एजुकेटेड इलिटरेट, अनपढ़ होते हैं और अशिक्षित है। अनएजुकेटेड में अशिक्षित, इलिटरेट में अंगूठा छाप जी। हिज नॉलेज इज बेस्ड ऑन ओल्ड आइडियाज, उनका ज्ञान पुराने विचारधारा वाले लोग होते हैं, पर आधारित होता है। ही इज सुपरस्टिशियस, और वो सब सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब हाँ अंधविश्वासी होते हैं। नाउ मैनी फार्मर्स ट्राई टू नो न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, अब बहुत से किसान हैं जो नई तकनीकों पर चलने लगे हैं। दे नो मच अबाउट फर्टिलाइजर्स, और बहुत अधिक उनको खादों के बारे में जानकारी हो गई। भैया बताओ, खादों के बारे में जानकारी हो गई तो क्या हुआ, अब DAP 1500 रुपये में हो गई, मिल भी नहीं रही है बुआई के, तो जितना ही पब्लिसिटी होगी मांग बढ़ेगी, उत्पादन पर और उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो समझ लीजिए सब करे धरे पर पानी फिर जाएगा। डेली लाइफ देखिए, उनका दिन का जीवन कैसा। फार्मर जनरली राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, वो डेली
जल्दी उठते हैं साधारणतः। ही गोज टू हिज फील्ड विद हिज बुलक्स एंड प्लाऊ, और अपने हल बैलों के साथ वो खेतों में जाते हैं। ही स्टार्ट्स वर्किंग एंड वर्क्स टिल हिज वाइफ ब्रिंग्स फूड फॉर हिम एट नून, और वो कार्य करता रहता है, घर जाने तक मौका नहीं होता है, और उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर के वहीं खेतों में आती है। ही टेक्स हिज फूड एंड देन टेक्स रेस्ट फॉर सम टाइम, भोजन करता है तो थोड़ी देर के लिए कहीं आराम कर लेता है। देन ही स्टार्ट्स हिज वर्क, और फिर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। ही गोज ऑन वर्किंग टिल इवनिंग, और शाम तक वो कार्य करता रहता है। इन द इवनिंग ही रिटर्न्स होम, शाम के समय वो क्या करता है, घर लौट करके आता है। सच इज द लाइफ एन इंडियन फार्मर, ये हालत है किसान की। हिंदुस्तानी सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, उसका भी मन करता है मनोरंजन करने का, तो यह क्या सोर्स है, क्या स्रोत है। जैसे मेला लगता है, अभी पूर्णवासी का मेला हुआ, तो किसान जब खेतों में काम करते करते उब जाता है और खेतों में पैदा हो जाता है, अनाज रख लेता है, तो फिर मेला वाला जुगाड़ एक बन गया कि उस उकताहट को वो मिटा सके। एट नाइट ही गोज द चौपाल, शाम के समय चौपाल लगती है। ही एंजॉय सॉन्ग्स एंड ड्रामाज, नौटंकी नाटक का मज़ा लेता है। समटाइम्स ही स्मोक्स हुक्का, और प्राचीन ज़माने में हुक्का भी पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, धूमपान जिसको कहते हैं, गलत बात है। ही लाइक्स द स्टोरीज ऑफ आल्हा उदल, लैला मजनू और अलिफ लैला है, और ऐसी बहुत सी नाटक कहानियाँ जिन जो प्रचलित रहती हैं। समटाइम्स ही गोज टू फेयर आल्सो, मेला भी जाता है। एफर्ट टू इम्प्रूवमेंट, अब किसानों के उत्थान के लिए क्या प्रयास हो रहा है। अ फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, किसान क्या है, हमारे समाज की रीढ़ है। इस शरीर के लिए में रीढ़ का महत्व है। रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या हो, आदमी झुक जाएगा, तो पूरा देश ही झुक जाएगा। किसान की स्थिति गड़बड़ हुई। द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन, अगर किसान की दशा दिशा सुधरी तो देश की दशा दिशा सुधरेगी। सो द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव हिज कंडीशन, इसलिए देश को किसान के स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसी क्रम में मोदी जी क्या कर रहे हैं, 2000 रुपया 3 महीने पर दे रहे हैं किसानों को। कोई सरकार आती है तो किसानों को कर्जा माफ़ कर देती है, कुछ कर देती है ना। अब फेस्टिवल दिवाली, दीपावली, आवर फेवरेट फेस्टिवल एंड इंडियन फेस्टिवल, अभी देखिए दीपावली आई थी, तो उसमें आपने क्या कार्य किया हुआ है, उसके बारे में क्या जानकारी है, वो लिखना पड़ सकता है, आ सकता है। नेम ऑफ द फेस्टिवल, त्यौहार का नाम, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, वो कब उसको मनाया जाता है। प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, में कौन कौन से प्रिपरेशन होते हैं, तैयारियां की जाती हैं। हाउ आई सेलिब्रेटेड, हम उसको कैसे मनाते हैं। और कंक्लूजन, उसका उपसंहार। नेम ऑफ द फेस्टिवल, नाम देखिए, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज़ दिवाली नाम है। और वो कहते हैं दिवाली, राम बसे रमजान में और अली बसे दिवाली में। रामाजान, वो रमजान के महीने में एक महीने में राम के लिए अजान होता है, रामाजान हैं। और दिवाली में अली, देखिए दिवाली, दीप अली हैं, दिवाली, तो फेस्टिवल ही दिवाली है ये। हमें लगता है हिंदू मुस्लिम धर्म, चाहे सिख हो ईसाई हो, हर मानवीय धर्म कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं। सबका, वो कहते हैं सभी धर्मों के भगवान एक है, बस ढंग अलग अलग है। तो इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत जोशो खरोश के साथ पूरे देश में क्या होता है, दिवाली का लोग सेलिब्रेट करते हैं, महोत्सव मनाते हैं।
इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसे प्रकाशोत्सव का भी त्यौहार कहते हैं, प्रकाशोत्सव कहते हैं, उत्सव, प्रकाश उत्सव। द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, कब मनाया जाता है दिवाली फेस्टिवल? इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक में अंधियाली रात को दिवाली मनाई जाती है। वो कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है, वो पूर्णमासी का मेला लगता है कंजाकौन वाला, जिसमें जनरली इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के नवंबर के महीने में ये दिवाली आती है। सम पीपल बिलीव दैट रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावणा, रावण को मार करके राम जी जब अयोध्या आए थे, कुछ लोगों को मानना है तो तभी उन्हीं के क्या कहते हैं सम्मान में दिवाली मनाई जाती है, अगवानी के लिए। द किंग ऑफ लंका, रावण जो लंका का राजा था, ऑन दिस डे, उसी दिन मारा था। सो पीपल लाइटेड अर्थन लैम्प इन दियर हाउसेज टू वेलकम रामा, राम जी का आगमन जब अयोध्या में हुआ था तो उनकी अगवानी के लिए फिर लोगों ने दिया जलाया था, तो उसी की परंपराएं पड़ी हुई है। सम पीपल बिलीव दैट डेम नरकासुरा वाज किल्ड बाई लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जी ने नरकासुर नामक राक्षस को मारा था। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म लॉर्ड महावीर गॉट साल्वेशन ऑन दिस डे, जैनियों के अनुसार महावीर स्वामी को उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए प्रकाशोत्सव करते हैं। तो 3 कथाएं हैं, तीनों चारों कथाएं याद रखिएगा। प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, और तैयारी कैसे करें? दिवाली सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, ये और बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। हाउसेज आर क्लीन्ड एंड वाइट वॉश्ड, घरों को साफ किया जाता है और वाइट वॉश किया जाता है। इसका एक महत्व और भी है। देखिए, गर्मी में आंधी धूल तूफान चला करता है, उसके बाद में बरसात में पूरा पानी बरसने की वजह से नमी, सीलन, कीटाणु, जन जीवाणु सब घर के अंदर जमा हो जाते हैं। तो घर की साफ सफाई और प्रकाशोत्सव के जरिए उन कीटाणुओं का सब सफाया हो जाता है, फिर घर पवित्र हो गया। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। नए कपड़े लोग पहनते हैं कि अब वही पुराने कपड़े 10 साल से पहने हुए हो, सब कीटाणु जीवाणु उसमें भरे हुए हैं, और नया कपड़ा आपने धारण कर लिया, आप फिर चाक बंद हो गए। बात समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों की का अपना महत्व है। अब देखिए, गैस सिलेंडर पे खाना बनने लगा, अब गैस इतनी बहुतायत मात्रा में कहाँ से आ रही है? जैसे पहले गोबर गैस नहीं होता था, तो वो वाला सिस्टम, तो गोबर से गैस उत्सर्जित हो। अब महानगरों में जगह जगह वहीं घर पर बाथरूम करो और वहीं पर लगा है प्लांट, और उससे क्या कहते हैं, जो लैट्रिन के टैंक से गैस निकलती उसमें, वो उसी में संयंत्र लगा हुआ, उसी से ये जो पब्लिक वो होते हैं, और उन्हीं से गैस उत्सर्जित होकर के उसमें टैंक में भर कर के वो आ गई सब जगह सिलेंडर से, हाँ, फ्री में। अब बताओ तो बढ़िया गैस की रोटी खाओगे तो गैस बनेगी। अच्छा, और दूसरी चीज़ें मेरी जो समझ है, अब देखिए, जिसे लकड़ी से खाना बनता था, ये सब कंपनी वाले अपना तीन तिकड़म करते हैं, जिससे कि उनका आविष्कार फले फूले आगे बढ़े। तो अब जैसे देहात में है, अब लकड़ी से खाना बना तो रसोई घर में पूरे घर में धुआं गया, और जो जला उसकी गर्मी गई, तो जो नमी के कीटाणु जीवाणु रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो ये कोरोना देखो, बड़े बड़े शहरों में अब वहाँ गैस सिलेंडर में इतनी गैस जलाते हैं कि रोटी जो है किसी तरीके से फूल जाए, और चावल किसी तरीके से कच्चा पक्का पक जाए उसमें। अब क्योंकि कालिक अगर ज़्यादा जलाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो कालिक होगी, तो उसको ज़्यादा सफाई में फिर निरमा और दूसरा सिस्टम बहुत लगेगा। तो देखा, तो वहीं डिटाल से या दूसरी चीज़ों से वो उसकी साफ़ सफाई तो करते हैं। अब जब चलिए शहरों में कर लिया, और देहात में कौन सैनिटाइज करता है? अच्छा, और जहाँ सैनिटाइज करते हैं वहाँ भी जीवाणु जो वो प्रतिरोधी क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है।
इसीलिए तो कोरोना वो दुनिया की चीज़ें साफ सफाई वालों जगहों पर बहुत जल्दी फैल गई। तो जो आधुनिक ज़माना है कहीं ना कहीं वो बड़ी चुनौतियां ला रहा है कि नहीं। और बढ़िया क्या देहाती जीवन, बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन, हर चीज़ आपको मिल रही है और आपको न बीमारी न कुछ, और होगी बीमारी वो भी भाग जाएगी। इतनी मेहनत पड़ती है कि दुखी होने का टाइम नहीं। तो प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू जैनिन जो हो गया प्रिपरेशन फॉर, तो ये क्या करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशंस आर मेड बिफोर द फेस्टिवल। और त्यौहार से पहले बहुत तरह की साज सजावट तैयारियां होती हैं। ऑन द वे एवरी डे हाउसेज शॉप्स एंड टेम्पल्स आर इल्यूमिनेटेड, प्रकाश से जगमगाते हैं, विद अर्थन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब लैंप है, बल्ब है, इनसे सबसे पूरा घर जगमगा जाता है। हाउ आई सेलिब्रेटेड, मैंने कैसे इसको बनाया। दिस ईयर इस वर्ष आई एंजॉयड दिवाली विद ग्रेट जॉय, बहुत ही प्रसन्नता से हमारे यहाँ दिवाली बनी। आई क्लीन माई हाउस एंड गॉट अ वाइट वॉश, सफ़ेदी करवाई अपने घर की, घर साफ करवाया। ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ वेयर पेंटेड, सब पेंट करवाया। बैलून्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड फ्लावर्स वेयर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस, और घर को सजाने के लिए बलून और फूलों का उपयोग किया। समझ रहे हैं। गुब्बारा जानते हो कि शहरों में लगाते हैं, सजाते हैं, फिर में गुब्बारा फोड़ते हैं। तो जब गुब्बारा फोड़ते हैं तो जो कीटाणु जीवाणु होते हैं वो डर जाते हैं, डर करके सब भाग जाते हैं कि यहाँ पर भैया कोई बहुत बड़ा भूत है। और द होल हाउस वी आर इल्यूमिनेटेड विद अर्थन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इन द नाइट, रात भर पूरा घर जगमगाया किसे, दिया से और प्रकाश से। आई लेट ऑफ फायर वर्क विद माई फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ हमने फायर वर्क यानी पटाखे भी छुड़ाए, लेकिन अब तो बैन हो गया पटाखा प्रदूषण से रिलेटेड होने के कारण। कंक्लूजन, अब इसका उपसंहार करते हैं। दिवाली इज़ वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतवर्ष में दिवाली क्या है, इसका बहुत ही प्रसिद्ध ये त्यौहार है। इट रिमाइंड अस लॉर्ड रामा एंड महावीर की याद दिलाता है। बट देयर आर सम सोशल एविल्स एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार में कुछ सामाजिक बुराइयां भी आ गई हैं। सम पीपल ड्रिंक एंड गैम्बल ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन लोग अपना शराब पियेंगे और जुआ खेलेंगे कि अगर जुए में आज जीत गए तो पूरे साल हम जीतते ही रहेंगे। इस चक्कर में बहुत लोग लुट जाते हैं, तो गलत परंपराएं भी बड़ी हुई हैं। यह है दीपावली, जो बड़ी दीपावली होती है उसमें दीपावली के दिन लोग तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, और बच्चे लोग दीपावली के दिन अगर पूरी रात मेहनत से पढ़ते हैं तो उनको उसका वो फलदायी रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष भी होता है, बुरा पक्ष भी होता है। सम पीपल ड्रिंक एंड गैम्बल, ये गलत बात है। इट इज़ बैड कस्टम, ये बुरी प्रथा है। वी शुड ट्राई टू रिमूव दीज एविल्स, हमें इन बुराइयों को अब देखो, जानते हैं कि युधिष्ठिर और पूरे पांडव द्रौपदी तक हार गए थे जुए में, हाँ, और वनवास काटना पड़ा, कितना परेशान हुए, लेकिन बावजूद इसके लोगों की आदत नहीं जा रही है। अरे मान लीजिए क्या कहते हैं, शराब पीना समझ लीजिए एक फिजिकल बुराई हो सकती है या आदत हो सकती है, हैबिट हो सकती है, बुरी हैबिट, लेकिन जुआ खेलने में कौन से कीड़े काटा करते हैं, तो लोग गलत काम भी करना शुरू कर देते हैं, दारू पीने करते। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, हमारे विद्यालय के इम्पोर्टेंट है प्रधानाध्यापक वो सूर्य होता है जिसके चारों तरफ ग्रह रूपी अध्यापक रूपी ग्रह घूमा करते हैं, समझ रहे हैं। योर प्रिंसिपल एंड आइडल प्रिंसिपल, एक आदर्श प्रिंसिपल कौन होना, नेम एंड क्वालिफिकेशन, नाम उनका, क्वालिफिकेशन क्या है यानी कितना पढ़े लिखे हैं, ड्रेस कैसी है, हैबिट और बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, हिज क्वालिटीज़ कैसी हैं। नेम एंड क्वालिफिकेशन,
द नेम ऑफ माई प्रिंसिपल इज श्री सुंदर लाल वर्मा जी हैं XYZ, और ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 वर्षीय हैं। ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, MSc हैं, यानी मास्टर डिग्री है। ही इज़ एन MLT। ड्रेस, उनकी पोशाक देखिए, हिज क्लोज आर नॉट कॉस्टली, बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनते हैं। ही पुट्स, गरीब आदमी क्यों गरीब होता चला जाता है? क्योंकि गरीब आदमी के अंदर ये आदत होती है कि हम दिखाई, मध्यम वर्गीय परिवार क्यों परेशान रहता है? हम दिखाई पड़ें कि हम अमीर हैं, तो वो जितने कट योर, कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारिए, नहीं पैर फैला दोगे तो पता लगेगा पैर बहरे रह जाएगा चादर से, पैरों में ठंडक लग जाएगी। इसी तरीके से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो दिखाने के चक्कर में कि हम भी अमीर दिखाई पड़े या अमीर लोगों का जीवन बड़ा अच्छा है, उस तरह से हो जाएं, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, और महंगी चीज़ें खरीदने की वजह से उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। ही पुट्स ऑन वाइट क्लोथ, वो कैसा सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन और विचार में विश्वास रखते हैं। इन विंटर ही पुट्स द ब्राउन सूट, वो भूरा कपड़ा पहनते हैं। ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड, सिर पर कैप लगाते हैं। हैबिट्स एंड बिहेवियर, उनके आते हैं कैसे। ही इज़ एन अर्ली राइजर, जल्दी उठने वाले हैं, यानी बिस्तर जल्दी छोड़ते हैं। ही इज़ अ रेगुलर इन हिज वर्क, अपने कार्य में के प्रति वो रेगुलर हैं, नियमित रूप से अपना कार्य निपटाते हैं। ही हेट्स लेट कमिंग, और जो देर से आते हैं उनसे वो नाराज़ हो जाते हैं। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो कठिन परिश्रम करने वाले। सिंसियर एंड ऑनेस्ट, वो क्या है, ऑनेस्ट ईमानदार हैं और सिंसियर हैं। ही इज़ ऑलवेज स्वीट टेम्पर्ड एंड स्वीट टंग्ड, बहुत सदैव मधुर भाषी हैं, और उग्र नहीं होते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर उग्र होने लगे तो झुंझलाने लगे तो क्या होगा, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हिज बिहेवियर इज़ वेरी फाइन, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। ही डज नॉट एब्यूज हिज सर्वेंट, और अपने अधीनस्थों को कभी अनुचित बात नहीं कहते हैं। ही डज नॉट बीट स्टूडेंट, और कभी बच्चों को पीटते भी नहीं हैं। ही इज़ फादर लाइक टू देम, वो अध्यापकों के, वो बच्चों के पिता के तुल्य हैं। आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री, कभी हमने उनको गुस्से में नहीं देखा। हिज क्वालिटीज़, ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड करेक्टर, अच्छा चरित्र है उनका। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, और बहुत ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लाइफ, सादा जीवन में विश्वास रखते हैं। ही इज़ वेरी रेगुलर, वो सदैव नियमित रूप से। पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट, और सदैव वो ईमानदार व्यक्ति हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, दयालु हैं, सहृदयी हैं। जेंटल एंड पीस लविंग हैं, शांत प्रिय हैं। ही हेल्प पुअर स्टूडेंट, कमज़ोर बच्चों की सहायता करते हैं। ही इज़ आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, अच्छे खिलाड़ी हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो सिद्धांतवादी हैं। ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर टू, और वो एक बढ़िया उनका प्रशासन तंत्र भी अच्छा है। आई लाइक ही मोस्ट, मैं उनको बहुत अधिक पसंद करता हूँ। माई योर टाउन, अब जैसे योर टाउन से बात आ गई, तो वहाँ जैसे एग्ज़ाम में आ जाएगा कि योर टाउन पर आप निबंध लिखिए, तो वहाँ हेडिंग योर टाउन ना लिख देना, तो वहाँ माई टाउन लिखना, बात समझ नहीं, ये हो जाएगा। एग्जामिनर कह रहा है कि अपने शहर के बारे में लिखो, अपने शहर का, ये चीज़। नेम ऑफ द टाउन, लोकेशन अराउंड द टाउन, इस इम्पॉर्टेंस, और इसका महत्व क्या है। अराउंड द टाउन मीन्स कस्बे के आसपास, क्या है आसपास।
नेम ऑफ द टाउन, टाउन का नाम है द टाउन आई लिव इन इज फेमस फॉर वन रीजन, एक वजह है जिसके कारण हमारा यह टाउन बहुत ही प्रसिद्ध है। इट हैज़ बीन द होम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री का गृह निवास है वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बॉट अप एट इन इलाहाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद पले बड़े थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री हैड अ हाउस एट इलाहाबाद एंड श्रीमती इंदिरा गांधी वाज बॉर्न हियर, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी सब वहीं के हैं। आनंद भवन डोनेटेड टू द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व का ये और प्रधानमंत्री ने वो इन लोगों ने दे दिया देश को अपना आनंद भवन समाज के लिए डोनेट कर दिया, दान कर दिया। लोकेशन देखिएगा, इलाहाबाद इज सिचुएटेड नियर द संगम, गंगा जमुना सरस्वती का जो तीर्थ स्थान है वहीं पर ये स्थित है। बिकॉज हाँ द प्लेस वेयर द टू रिवर्स द गंगा एंड द यमुना मीट्स, गंगा यमुना यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा हाँ, हमने ये देखा है नज़दीक से, गंगा और यमुना, गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ मिलती हैं, तो यमुना नदी पानी काला है और ये निर्मल है, तो दोनों धाराएं आपस में जहाँ मिलती हैं तो वहीं वहाँ बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि काला पानी इधर जा रहा है और वो नीला पानी इधर जा रहा है, और आगे चल कर के फिर वो मिश्रित हो जाता है। हाँ, एक में यहाँ नहीं मिलता। जहाँ धाराएं एकदम से फ्लो बहुत तेज होता है ना, इसलिए वो तुरंत नहीं मिल पाता है। तो मैं वहाँ गया हूँ। इस चीज़ को आप जान सकते हैं, वहाँ नाव के जरिए जाना पड़ता है तो दिखाई पड़ता है, लेकिन रहता बहुत ही डर बहुत लगता है। अराउंड द टाउन, अच्छा लोकेशन हो गया। थाउजेंड ऑफ विजिटर्स एंड पिलग्रिम्स कम टू इलाहाबाद जस्ट टू हैव अ डिप इन संगम। वो कहते हैं गंगा नदी में राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, है नहीं पिक्चर। तो गंगा नदी जैसे भागीरथी ने प्रयास करके सगर के पुत्रों को, अपने भाइयों को तारा था, 60,000 उन्होंने वो पाप किया हुआ था, तो शराब बस वो जल के भस्म हो गए थे। तो उनको गंगा नदी कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई हैं। तो इस पाप किसी भी तरीके कर लो और गंगा नदी में जाकर डुबकी लगा लो तो पाप सब धुल गए। तो अब हर आदमी यही करने लगा। हाँ, गंगा नदी में जाता और पाप धो करके और फिर आके यहाँ पाप करने लगता है और तगड़े से। तो गंगा जी का जो वो नेचुरल लुक था वही खराब हो गया ना, समझ रहे हैं? क्या है ये लोकेशन? इलाहाबाद जस्ट टू हैव अ डिप अराउंड द टाउन, शहर के आसपास कस्बे के। इट इज़ अ काम एंड क्वाइट सिटी बिकॉज देयर आर नॉट मेनी इंडस्ट्रीज अराउंड। ये बहुत ही शांत और शांत शहर है क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री, कल कारखाने नहीं हैं। नैनी या सबर्ब ऑफ इलाहाबाद हाउ इज नाउ डेवलपिंग फास्ट। नैनी में जो वहीं पर है एक नैनी, तो वहाँ पर फार्मेसी और दूसरी बहुत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में वो विकसित हो रहा है। नैनी वहाँ से वो कर्क रेखा भी, नैनी एक स्थान है, कर्क रेखा भी। हाँ, तो अब कहाँ थे ये इंडस्ट्री? दियार अ बिग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर देखिए दियार इज़ अ बिग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहाँ एक बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है। द इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री एंड द फैक्ट्री ऑफ यूनिवर्सल टायर्स a galaxy glass factory is also going to build there shortly। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर बन रही हैं? वहीं नैनी में।
इलाहाबाद के पास। तो हाँ, ये बात हमारे दिमाग के अंदर ये आ रही है कि मैं बहुत साल पहले जब इलाहाबाद गया था 2008 में, तो आपसे बता रहा हूँ बहुत ही शांत थे इलाका, जैसे ही बता रहे हैं वैसे था। यहाँ तक कि ये जो टेम्पो वेम्पो भी वहाँ नहीं चलते थे, रिक्शा चलते थे। और बहुत ही, और वहाँ आप सांस लेते चले जाइए, आपकी सांस, आप सांस लेते ही चले जाएंगे, सांस आपकी फूलेगी नहीं, दम फूलेगा नहीं। इतना बढ़िया लोकेशन था, सिस्टम था। और अब आज के ज़माने में अब सब रिक्शा की जगह पर ये टेम्पो और फला ढिमका सब, फलाना ढिमका सब होता चला गया। और ये सब सारे गिलास की फैक्ट्री, फलाना धमाका, ये सब हो रहा है। अब इलाहाबाद भी नहीं रह गया। ISVCS इलाहाबाद से बहुत निकलते थे, इतना अच्छा वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा से हब है, समझ लीजिए अभी। तो लोग जाते हैं, पढ़ते हैं तैयारी के लिए। इलाहाबाद प्रॉपर हैज़ द जीप फ्लैश लाइट फैक्ट्री विच मेक्स बैटरीज। अब इलाहाबाद प्रॉपर में भी फैक्ट्री लगने लगी, अब जीप फ्लैश लाइट फैक्ट्री लग गई वहाँ पर, जहाँ बैटरी बनती है प्रॉपर में, यानी इलाहाबाद में। अब ये सारी चीज़ें तो नैनी में थी, अब ये इलाहाबादों में बाद में भी आ गया। इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। देयर आर अ फ्यू स्पोर्ट्स इन इलाहाबाद विच हैव सीनिक ब्यूटी। कुछ खेल इलाहाबाद के हैं जो, जिनकी अपनी अलग पहचान है। देयर आर द ओल्ड बट मेजेस्टिक स्टोन बिल्डिंग्स इन हाई कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वहीं पर है, ये लखनऊ में उसकी ब्रांच है। मेन हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में ही है। एंड द ऑफिसेज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, विभिन्न तरह का, वो अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए पत्थर के की बिल्डिंग है। देयर आर अदर अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स टू, जाने के वहाँ विजिटर्स लोग जाते हैं, तो देखिए बहुत से आकर्षक चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इलाहाबाद इज फेमस एज अ सीट ऑफ लर्निंग, और इलाहाबाद प्रसिद्ध है अध्ययन के लिए। जी, यस सर। द मेन ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इज सिचुएटेड इन इलाहाबाद। आपकी कापियाँ कहाँ, मार्कशीट कहाँ से बनकर आएगी? इलाहाबाद से बनकर आएगी, तो बोर्ड वहीं पर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड, मुख्य केंद्र शिक्षा का कहाँ है? इलाहाबाद है। वी आर प्राउड ऑफ अवर टाउन, मुझे अपने इस कस्बे पर गर्व है। तो पहले कस्बा था, तो भैया सिटी हो गया, मेट्रोपॉलिटन होने जा रहा है। माई फेवरेट बुक, मेरी प्रिय पुस्तक कौन? रामायण होगा वो, रामचरितमानस। द बुक यू लाइक मोस्ट, जिसे तुम बहुत अधिक पसंद करते हो। नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, तो ये इस तरह से आ जाए तो किताब का नाम लिखना पड़ेगा, उसके लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। थीम ऑफ द बुक, बुक में है क्या। इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, किस भाषा में लिखी हुई है, उसकी शैली कैसी है। रीजन फॉर लाइकिंग, आप क्यों पसंद करते हैं। कंक्लूजन, ये चीज़ें ठीक। तो नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तक पढ़ने का शौकीन हूँ। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, पुस्तक पढ़ना मेरी हॉबी है, शौक़ है। आई हैव रीड सो मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें हम पढ़ते हैं। द रामचरितमानस इज वन ऑफ देम, उनमें एक है रामचरितमानस। आई लाइक इट मच, मैं बहुत अधिक उसे पसंद करता हूँ। आई रीड इट अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ता हूँ। दिस ऑथर गोस्वामी तुलसीदास हैं इसके लेखक। ही वाज आ फेमस पोएट, वो एक प्रसिद्ध कवि थे। अब रामचरितमानस की बात आ गई तो जरा चौपाई देखिए ध्यान। जेहि पर जेहि की सत्य स्नेहु, तेहि तह मिलई न कछु संदेहु। राम सिया राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम सिया राम सिया राम। अरे यहाँ का विदेशों में रामचरितमानस जी बहुत कमाल किए भी है। जाके हृदय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदप परम स्नेही, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये तो चौपाइयाँ हैं जी। और देखिए, जय राम रमा रमनम समनम। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा, रामचरितमानस बहुत है। हाँ, थीम ऑफ द बुक डिस्क्रिप्शन। अब उसके अंदर है क्या, उसका वर्णन। There is a vivid story of Lord Rama, who was the eldest son of दशरथ। दशरथ के बड़े पुत्र राम के विभिन्न कहानियों का वर्णन है। दशरथ वाज द फेमस किंग ऑफ अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे दशरथ। राम वाज सेट इन टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर, 14 वर्ष के लिए उनको वनवास भेज दिया। सीता हु वाज हिज वाइफ आल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट। सीता उनकी पत्नी, वो भी चली गई साथ में। हिज ब्रदर लक्ष्मण वाज विद हिम, और तो लक्ष्मण भैया भी साथ लग गए। इन द फॉरेस्ट सीता वाज कैरीड ऑफ फोर्सली बाई रावण, वहाँ रावण हर ले गया सीता जी को। द किंग ऑफ लंका का जो राजा था, राम किल्ड रावण एंड केम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर। तो राजा राम इस तरह से 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट करके वापस आए। ये कहानी आपको तो उसकी थीम लिखनी होगी। हाँ, ये थीम मतलब उसका मुख्य भाग क्या है, पूरा सारांश, निचोड़। इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी जो भाषा है, स्टाइल कैसी है, तो भाषा स्टाइल अभी हमने गा के सुनाया ही है ना। तो द रामचरितमानस इज एन एपिक, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इट इज रिटन इन हिंदी, संस्कृत इज आल्सो यूज इन, और हिंदी संस्कृत का भी इसमें उपयोग हुआ है। इट इज इन वर्स, और ये कविता में है, पद्य में है। तुलसीदास हैज रिटन सो मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें तुलसीदास जी ने लिखी। ऑल बुक्स आर रिटन इन अवधी, अवधी भाषा में लिखी। ये अवधी भाषा कौन, हिंदी ही है। सो द रामचरितमानस इज आल्सो इन अवधी, तो रामचरितमानस अवधी में है। रीजन्स फॉर लाइकिंग इट, हमें इसे क्यों पसंद करते हैं। आई लाइक द बुक वेरी मच, हम बहुत अधिक पसंद करते हैं। इट लैंग्वेज इज म्यूजिकल एंड सिंपल, जिसकी भाषा बहुत ही संगीतमयी है और साधारण है। इट इज़ फुल ऑफ विजडम, और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बुद्धिमानी पूर्ण चीज़ें हैं। इट इज आ स्टोरी स्टोर हाउस ऑफ आइडियल्स, और ये आदर्श का केंद्र है, धुरी है। व्हिच है वर्दी टू बी फॉलोड, जिसे हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। बिफोर आस इट प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, ये हमारे सामने एक आदर्श समाज की स्थापना प्रस्तुत करता है। इट पॉइंट्स आउट दैट द एविल इज पनिश्ड एंड द गुड इज रिवार्डेड इन द एंड। इसमें यह बताया गया है कि अंत भला तो सब भला, यानी अंत में जो अच्छाई होती है उसकी विजय होती है और बुराई की पराजय, हार होती है। कंक्लूजन, ड्यू टू ऑल द एबोव क्वालिटीज, ये सभी क्वालिटी होने के कारण द रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, भारत में रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है। इट इज वाइडली रीड विद डिवोशन, और इसे बहुत ही भक्तिभाव से लोग पढ़ते हैं। द हिंदूज वर्शिप इट, उसकी पूजा करते हैं। इट आल्सो नोन एज द रामायण के नाम से भी जानी जाती है। आई लाइक इट वेरी मच, बहुत अधिक पसंद करता। आई रीड इट एवरी डे, और हम इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब देखिए रामचरितमानस क्या, अब देखिए वीर रस, और विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, राम गए 3 दिन बीत, बोले राम तक सकोप तब, बिन भय हो ही न प्रीत।
लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो सो बारिद बिसिक कृसानो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन बिरद क्रोधई सम कामई हर कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा, अस कही रखपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान्यों प्रभु बिसिक कराला, उठी उदर उर अंतर ज्वाला, मगर उरग झसगन अकलाने, जरत जंत जल नित जब जाने, कनक धार भरी कन मन नाना, ओ विप्र रूप धर तजायो माना, काटे पे कदरी भरे, कोट जतन को सीज, बिने न मान खगेश तब डांटे पैना, सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह से संगीत में रात को देखो रामायण का बढ़िया चौपाइयाँ सब लोग गा रहे हैं भक्त भाव से। और इसमें रामायण में ये है, रामचरितमानस में ये गायत्री में मंत्र में 24 अक्षर हैं। तो एक बार पूरा रामचरितमानस आदमी पढ़ ले तो समझ लो 24 मालक जाप हो गया, यज्ञ कर दो तो। बहुत ही तांत्रिक विधि विधान है इसका। तो बच्चों इस तरह से आपने रामचरितमानस का एंजॉय किया। अब रेलवे जर्नी बाई ट्रेन से कभी यात्रा किया हो आपने? व्हेन एंड वाई वाज जर्नी परफॉर्म। देखिए हम पढ़ाते कभी नहीं थकते हैं, ना उबते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते पढ़ते थक उब जाते हैं। अब जबकि एग्ज़ाम किसको देना, हमें देना कि आपको देना है? एग्ज़ाम तो आपको देना, बोलिए। तो आपको नहीं उबना चाहिए। देखिए व्हेन एंड व्हाई वाज जर्नी परफॉर्म्ड, कब और क्यों ये यात्रा हुई। और द सीन एट द प्लेटफार्म का दृश्य, द सीन इनसाइड द कोच, डिब्बे के अंदर का दृश्य, मेन स्टेशन, मिडवे, रास्ते में कौन कौन से मुख्य स्टेशन पड़े और कंक्लूजन, उपसंहार। अभी रेलवे ट्रेन से रिलेटेड कौन सा आया था इससे? कुली एक पिक्चर भी बनी है अमिताभ बच्चन की। तो ये देखिए व्हेन एंड व्हाई वाज जर्नी परफॉर्म्ड, कब और क्यों। अब ये देखिए रेलवे जर्नी पर भी पिक्चर बनी हुई है, बताओ कौन सी? रेलवे जर्नी पर, रेल की यात्रा पर। चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की हैं। तो वही सब चीज़ें लिखते चले जाओ यानी सिचुएशन वो याद कर लीजिए और लिखिए। तो देखिए क्या है, लास्ट ईयर माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू पार्टिसिपेट इन हिज सिस्टर मैरिज एट इलाहाबाद। मेरे मित्र ने अपनी बहन की शादी पर मुझे इलाहाबाद में शादी समारोह में आमंत्रित किया। सो आई मेड नेसेसरी प्रिपरेशन एंड स्टार्टेड फॉर द स्टेशन। तो आवश्यक खाना पूर्ति करके तैयारियों के साथ हम पहुंच गए स्टेशन पर। देयर वाज अ ग्रेट रश एट द अलीगढ़ स्टेशन। अब अलीगढ़ से इलाहाबाद जा रहे हैं तो वहाँ बहुत भीड़ थी। द सीन एट द प्लेटफार्म का दृश्य देखिए। फर्स्ट ऑल सबसे पहले आई वेंट टू द बुकिंग विंडो, सबसे पहले वहाँ जाना पड़ता है टिकट कटाने। देयर वाज अ ग्रेट रश, वहाँ बड़ी भीड़ थी। एनी हाउ आई बॉट अ टिकट एंड रीच द प्लेटफार्म, मैंने टिकट कटाया और प्लेटफार्म पहुँचा। देयर वाज अ बिग क्राउड, बहुत अधिक वहाँ भीड़ भाड़। हाकर्स वी आर सेलिंग देयर गुड्स, और वहीं पर खुंचा वाले सब मूंगफली बेच रहे हैं सामान अपना। द प्लेटफार्म वाज फुल ऑफ पैसेंजर्स, भीड़ भाड़ से यात्रियों से भरा हुआ था। द सीन इनसाइड द कोच, अब कोच के भीतर देखिए यानी डिब्बे के भीतर। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड, कुछ देर समय के बाद गाड़ी आई। द पीपल बिगेन टू मूव अबाउट, लोग आने जाने लगे। व्हेन द ट्रेन वी आर ट्राइंग टू गेट इन एंड द पीपल इनसाइड वी आर ट्राइंग टू गेट आउट विद ग्रेट डिफिकल्टी। अब सीट पाने के चक्कर में और लोग जो भीतर थे वो बाहर निकलने के चक्कर में। अब कोई किसी का इंतज़ार थोड़े करता है, वो जल्दी फुर्ती वो उतरें और लोग चढ़ें कहीं सीट पा जाएं। तो ये सारा बड़ी महान दिक्कतें। आई एंटर्ड द कोच एंड ऑक्युपाइड वन सीट, और मैं भैया उसके अंदर गया और एक सीट तो मिल गई भाग्यवश, नहीं तो खड़े खड़े स्टैंडिंग जाना पड़ता। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन मूव्ड स्लोली, तो कभी कभी गाड़ी धीमे भी चलती है।
तो सम वी आर प्लेइंग कार्ड्स एंड सम वी आर टॉकिंग ऑन वर्ल्ड अफेयर। कुछ लोग तो ताश खेल रहे थे और कुछ लोग विदेश नीति पर बात कर रहे थे। और मेन स्टेशन मिडवे, रास्ते में मेन स्टेशन को आई स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम अलीगढ़ से शुरुआत किया। व्हेन द ट्रेन वाज एट इट्स फुल स्पीड, जब फुल स्पीड पे हुई ट्रेन, द पैसेंजर सिटिंग इन एट विंडो वेयर एंजॉइंग द सीन आउटसाइड। तो जो खिड़की किनारे सीट पा गए थे वो सब बढ़िया मज़ा ले रहे थे, बाहर क्या दृश्यांकन देख रहे थे ट्रेन से। इट वाज द मेल ट्रेन, और ये एक्सप्रेस ट्रेन थी। सो इट स्टॉप्स एट टुंडला, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर एंड फतेहपुर स्टेशन वाज वेरी शॉर्ट। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन जगहों पर गाड़ी रुकी। आई बॉट टी एंड अदर थिंग्स ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान हमने इन सब चीज़ों, वो चाय और ये सब चीज़ें वहाँ पर लिया। कंक्लूजन, संहार, अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, द ट्रेन स्टॉप्ड एट इलाहाबाद, बहुत सुबह गाड़ी इलाहाबाद पे रुकी। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड स्टार्टेड फ्रॉम दियर टू द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, तो मैं वहाँ से ट्रेन से उतरा और सीधे अपने मित्र के घर पहुँचा। आई वाज अ प्लीजेंट जर्नी, इट वाज अ प्लीजेंट जर्नी, और भैया बहुत ही सुहानी यात्रा रही। ऑल्दो आई वाज अलोन इन द बिगनिंग येट आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स इन द कोच एंड एंजॉयड द जर्नी। शुरुआत में तो अकेले थे, लेकिन वहाँ कोच में बहुत से इनके मित्र इन्होंने बना लिए। देखिए 6 नंबर का ये आपका इंतजाम हम किए दे रहे हैं, और ये मंत्र 1-2 बार दोहरा लोगे तो कन्फर्म है आपके नंबर आपके खाते में। माय फेवरेट लीडर, मेरे प्रिय वो लोकप्रिय नेता। इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, उनका बचपना कैसा, शिक्षा कहाँ प्राप्त की, पॉलिटिकल वर्क, उन्होंने राजनीतिक काम कौन से किया है, जब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद के रूप में उन्होंने क्या किया, हिज क्वालिटी, जो उनकी विशेषताएं क्या। इंट्रोडक्शन, तो ये परिचय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज माई फेवरेट लीडर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रिय लीडर हैं, नेता हैं। ही वाज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 इन काश्मीरी ब्राह्मण फैमिली इन इलाहाबाद, के कश्मीरी ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए थे 14 नवंबर 1889 को। हिज फादर मोतीलाल नेहरू वाज अ फेमस लॉयर, उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। हिज मदर वाज अ नोबल लेडी, उनकी माता एक सभ्य महिला थी। चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, उनका बचपना और शिक्षा। ही वाज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, वो धनी परिवार में पैदा हुए थे, चांदी का चम्मच मुँह में लेकर के। सो ही वाज ब्रॉट अप विद लव एंड केयर, तो उनका लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से हुआ, परवाह के साथ। हीज फादर गेव हिम द बेस्ट एजुकेशन, सबसे अच्छी शिक्षा दिलाई इनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने। आफ्टर रिसीविंग प्राइमरी एजुकेशन एंड होम, घर पर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करके ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिए गए। फ्राम दियर ही रिटर्न एज अ बैरिस्टर, और वहाँ से ये वकील बन करके वापस लौटे। पॉलिटिकल वर्क्स, इनके राजनीतिक कार्य क्या थे। ही हर्ड द कॉल ऑफ हिज मदर लैंड, माता जो देश धरती माता यानी अपना देश भारत माता थी, वो उस समय अंग्रेज़ों के गुलाम थी, इसलिए वो पुकार रही थी, उस पुकार को इन्होंने सुना। ही केम इन कंटेक्ट विद गांधी जी के संपर्क में आए। देन ही जॉइंड द कांग्रेस में शामिल हो गए। ही वर्क डे एंड नाइट, रात दिन काम किया उसके लिए। ही टूर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में भ्रमण किया। ही सफर्ड मच फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए बहुत कठिनाइयाँ यातनाएँ सही। ही वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, कई बार जेल गए। सो ही बिकेम द मोस्ट बिलव्ड लीडर ऑफ द कंट्री, इसलिए वो देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गए, नेता बन गए। एज अ प्राइम मिनिस्टर,
देश के प्रधानमंत्री के रूप में। इंडिया बिकेम फ्री इन ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 में अपना देश अगस्त में आज़ाद हुआ था। तो क्या हुआ, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ही डाइड इन न्यू दिल्ली ऑन 27 मई 1964। 1964 में 27 मई को ये यहाँ से स्वर्गवासी हो गए। अंडर हिज लीडरशिप और कंट्री प्रोग्रेस मच, इनके नेतृत्व में देश ने काफ़ी विकास किया। ही सॉल्व मेनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इन्होंने बहुत से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सुलझाया, कठिन समस्याओं को निदान किया। हिज क्वालिटीज़, देखिए बच्चों, ये जो हिंदी हम बता रहे हैं इस पर विशेष गौर कर लीजिए। ये आपके 6 नंबर तो इधर दे ही रहा है, और साथ में आपका ट्रांसलेशन वाला भी पोर्शन तो इस तरह से क्लियर हो रहा है। ग्रामर के जितने रूल हैं सब यहाँ अप्लाई कर लीजिए। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो नंबर आपके फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो आइडलनेस में न रहिए कि अरे सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है, 1-2 बार ही आप रिवाइज कर लेंगे तो आप फिर फ़ायदा एग्ज़ाम के बाद आपको दिखाई पड़ेगा। हिज क्वालिटीज़, इनकी विशेषताएं क्या थी। ही वॉज ग्रेट इन एवरी वे, हर दशा में ये महान थे। ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर एंड थिंकर, ये महान वक्ता और विचारक थे। ही वॉज आल्सो अ फेमस ऑथर, एक प्रसिद्ध लेखक थे। हिज बुक्स आर रीड इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज हिज फेमस बुक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ही वाज अ मैन ऑफ गुड नेचर, ये अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सो ही वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इसलिए इनकी हर जगह इनका रिस्पेक्ट है, सम्मान है। ही वाज अ मैन ऑफ पीस, ये शांत प्रिय थे। नेहरू के कबूतर, शांतदूत। ही वाज अ ट्रू फॉलोवर ऑफ गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। ही बिलीव्ड इन अहिंसा एंड ब्रदरहुड, वो समानता और भाईचारे में विश्वास करते थे और अहिंसा में। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार के बढ़िया राजनेता थे, महान राजनेता थे। अब देखिए, माई विजिट टू अ फेयर, किसी मेले पर भी आ सकता है निबंध। यानी जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हीं पर ये निबंध आएगा, ये नहीं कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं दे देंगे एग्जाम में, आप समझ रहे हैं। अब देखिए फेयर के मामले में इंट्रोडक्शन देखिए। द गंगा इज़ द होली रिवर, गंगा के ऊपर है कि ये एक पवित्र नदी है। इन द मंथ ऑफ कार्तिक गंगा फेयर आर हेल्ड एट मैनी प्लेसेज, गंगा नदी के किनारे स्नान दान के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। बहुत से स्थानों पर लगता है। बनारस इज वन ऑफ देम, उनमें से बनारस एक है। वंस आई हैड अ चांस टू गो टू दिस फेयर विद माई फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। अब देखिए सीन ऑफ द घाटों के दृश्य देखिए। वी वेंट टू द फेयर बाई ट्रेन, हम ट्रेन से वहाँ गए। वी वेंट डायरेक्टली टू द घाट, डायरेक्ट हम घाट पर पहुँचे। वेयर आवर फ्रेंड्स वेयर वेटिंग फॉर अस, जहाँ मित्र हमारे इंतज़ार कर रहे थे। वी वेंट टू बेद इन द, गंगा में स्नान किया। देयर वाज अ वेरी बिग क्राउड ऑन द घाट, घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पुलिस कांस्टेबल्स एंड वॉलंटियर्स वेयर ऑन ड्यूटी, पुलिस कांस्टेबल और वॉलंटियर मतलब बिना पैसे के जो लोग देख रेख करते हैं मेले में, वो वहाँ पर अपना कर्तव्य निभा रहे थे, गश्त लगा रहे थे। बोट्स वेयर मूविंग इन द रिवर, में नदियों में नावें आ जा रही थी। आफ्टर बेदिंग वी केम बैक टू द होटल, हम लोग होटल लौट आए नहा स्नान करके। डिस्कशन ऑफ द फेयर, मेले का वर्णन। इन द इवनिंग, शाम के समय। वी वेंट टू फेयर, हम लोग मेले गए। देयर वेयर 2 लाइन्स ऑफ शॉप्स, दुकानें दोनों
किनारों पर सजी हुई थी। दे वेयर वेल डेकोरेटेड, जो बहुत अच्छी सुसज्जित थी। वी मेड सम परचेजेज इन द मार्केट, हमने मार्केट में कुछ परचेज किया, खरीदारी की। फैन राइट नाइट बिफेल, और जब शाम हुई, दियर वाज लाइट एवरीवेयर, सब जगह लाइट जलने लगी। इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वी फेल्ट हंग्री, और हाँ ये बहुत ही सुंदर प्रतीत हुआ और हमें भूख महसूस हुई। सो वी टुक स्वीट्स एंड टी, तो हमने मिठाई और टी चाय ली। और देन वी वेंट टू सी द सर्कस, इसके बाद हम लोग सर्कस देखने गए। वी केम बैक टू होटल एट 12 o'clock इन द नाइट, रात को 12 बजे हम लोग होटल लौट आए। कंक्लूजन उपसंहार है, फेयर आर वेरी यूजफुल, मेले का बहुत ही उपयोग है। दियर वी मीट मैनी ऑफ आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, यहाँ हम लोगों से मेल हो जाता है। मेला मतलब मेल, अपने पुराने लोगों से मुलाकात हो जाए, पिछड़े लोगों से। वी सी मैनी न्यू थिंग्स, नई चीज़ें देखने मिलती हैं। वी आल्सो लर्न सम न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को हम देखते हैं सुनते हैं। वी फॉरगेट आवर सारोज, और हम अब कुछ क्षण के लिए अपने दुखों को भूल जाते हैं। वी एंजॉय देम मच, और खूब आनंद लुत्फ़ उठाते हैं। फिर देखिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कॉलेज फंक्शन यानी पुरस्कार समारोह, वितरण समारोह। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में। एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज, और आपके स्कूल में जो वार्षिकोत्सव होता है उस पर भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में आ कॉलेज वीक वाज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज दिस ईयर, इस वर्ष हमारे कॉलेज में कॉलेज सप्ताह मनाया गया। और December 15 was the closing day when the prize distribution function was held, 15 तारीख को 15 दिसंबर को वो क्लोजिंग डे था, पुरस्कार समारोह का आखिरी दिन था, और तब पुरस्कार वितरण हुआ, फंक्शन हुआ। प्रिपरेशन, क्या तैयारियां हुई थी। कॉलेज वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। कारपेट वाज स्प्रेड फ्रॉम द गेट अप टू द रोस्ट्रम, और कारपेट बिछाया गया था स्वागत के लिए आगंतुकों के, गेट से लेकर के और पंडाल तक। एट ऑल द स्टूडेंट्स वेयर इन देयर क्लीन यूनिफॉर्म, सभी विद्यार्थी साफ सुथरा पोशाकों में थे। रिसेप्शन ऑफ द चीफ गेस्ट, और चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि का स्वागत सत्कार। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द चीफ गेस्ट, डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब जो थे वो मुख्य गेस्ट थे समारोह के। ही केम टू इन हिज कार, अपने एम्बेसडर से आए। फॉलोड बाई हिज रेटिन्यू, उनके अपने साजो, वो जो उनके सहायक लोग होते हैं उनके साथ। He was received warmly by the principal and taken to the rostrum, प्रिंसिपल साहब उनके स्वागत के लिए आया, उनको लेकर गए वहाँ मुख्य क्या कहते हैं ये स्टेज तक। कल्चरल अतिथि स्वागत के लिए जो क्या कहते हैं मंच होता है जहाँ पर बैठने की जगह होती है उसको रोस्ट्रम कहते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग बट शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वाज डिस्प्लेड, बहुत ही रुचिकर और बहुत ही छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। द गर्ल स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ वेरी ब्यूटीफुल गुड फोक सॉन्ग एंड डांस, लोकगीत लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, गीत नृत्य भी किया। आई आल्सो टू पार्ट इन इट, मैंने भी उसमें भाग लिया। आई सैंग अ फिल्मी सॉन्ग, मैंने एक फिल्मी गीत गाया। कल्चरल प्रोग्राम, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग बट शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम बाय डिस्प्ले, बहुत ही रुचिकर बहुत ही छोटा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए फिर उसके बाद में पुरस्कार वितरण समारोह। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज एंड सर्टिफिकेट, मुख्य अतिथि ने पुरस्कार बांटा और सर्टिफिकेट बांटे, प्रमाण पत्र दिए। द विनर टर्म टीम्स ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो रिसीव्ड प्राइज,
दूसरे विद्यालय के भी बच्चे आए थे जो कंपटीशन भाग लिए थे, उनको भी पुरस्कार मिला। द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इनकरेज्ड द प्राइज विनर बाई शेकिंग हैंड्स विद देम। और जो डीआई साहब थे उन्होंने जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया था उनको प्रोत्साहन के लिए उनसे हाथ मिलाया। थैंक्स बाय द प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट इन अ वेरी हम्बल टोन। बहुत विनम्र भाव से प्रिंसिपल साहब ने धन्यवाद दिया सबको। ऑल एप्रिशिएटेड, सबने इसकी सराहना की। कंक्लूजन, इन द एंड, अंत में स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ कटी और एमंग द स्टूडेंट, बच्चों में बांटी गई। बी एंजॉयड इट वेरी मच, और उनको बहुत मज़ा आया। अब अगर गांव पर न बात हो तो सब बेकार है। माई विलेज, मेरा गांव, योर विलेज, आपका गांव, आवर चेंजिंग विलेज, हमारा बदलता गांव, माई विलेज टाउन। इंट्रोडक्शन, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेज, भारत देश है गाँवों का। अबाउट 70% पीपल लिव इन विलेजेज, गाँव में 70% लोग रहते हैं, निवास करते हैं। द विलेजर्स आर वेरी पुअर, गाँव वाले बहुत गरीब होते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव देम, हमारा ये कर्तव्य है कि उनके गाँव वालों का भी की उन्नत हो। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट रीड टू आर राइट, बहुत से गांव वाले गंवार देहाती पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं बेचारे। सो वी शुड स्टार्ट नाइट स्कूल फॉर देम, उनके लिए रात्रिकालीन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर देखिए अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, अस्पताल की व्यवस्था। द विलेजर्स डू नॉट गेट मेडिसिन्स व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार होते हैं गांव वाले तो उनको दवाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। सो वी शुड बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर देम इन विलेज, गाँव में ही अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। देयर शुड बी अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर इन दीज हॉस्पिटल टू टुक आफ्टर देम, और खूब पढ़े लिखे प्रशिक्षित डॉक्टर लोग होने चाहिए जो उनकी देखभाल कर सकें। टीचिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का भी विकास करना चाहिए। द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स, बहुत ही ख़राब आदतें कुछ गाँव वालों में होती हैं। दे ड्रिंक एंड स्मोक, वे बीड़ी पीते हैं और ड्रिंक पीते हैं यानी शराब पीते हैं। दे स्पेंड मच मनी ऑन मैरिज एंड अदर सेरेमनीज, और वो शादी विवाह समारोह और दूसरी चीज़ों पर बहुत अधिक धन खर्च कर देते हैं। दे शुड बी टाट दैट ऑल दीज थिंग्स आर बैड, उन्हें बताना चाहिए कि ये सब बुरी बातें हैं। भाई कर्जा लेकर के आप तमाम दौलत और पैसा उड़ा दें सेखी बगाड़ने में, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी होगी। दे शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड देम टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल, और उनको ये बताना चाहिए कि अगर उनको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। माई हॉबी, मेरा क्या शौक़ है। योर हॉबी, हॉबी इज़ द वर्क विच इज़ डन बाई अ पर्सन इन स्पेयर टाइम, खाली समय में किया गया काम शौक़ कहलाता है। फिर माई हॉबी इज़ कलेक्टिंग, हमारा शौक़ है टिकट इकट्ठा करना। नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 2000 स्टाम्प, मेरे पास 200 टिकट हैं। दीज स्टाम्प्स आर फ्राम 102 कंट्रीज, 102 देशों के ये स्टाम्प्स हैं। आई आल्सो हैव एंसेंट स्टाम्प्स ऑफ इंडिया विच हैव द पिक्चर ऑफ किंग्स एंड क्वींस हु रूल्ड इंडिया इंस्क्राइब्ड ऑन देम, ये इंडिया स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय के पुराने देवी राजा और रानियों के चेहरे खुदे हुए क्या कहते हैं टिकट हैं। आई हैव स्टाम्प्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, विभिन्न आकार के हैं। आई इवन हैव अ सर्कुलर शेप्ड स्टाम्प फ्रॉम कनाडा का एक गोल आकार का है इनके पास स्टाम्प है। इम्पॉर्टेंस के महत्व, बाई कलेक्टिंग स्टाम्प्स आई कम टू नो अबाउट द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में स्टाम्प रखने की वजह से इनको जानकारी हुई। कंक्लूजन, ये उपसंहार, आई टेक केयर ऑफ माई स्टाम्प्स वेरी मच एंड
मैं अपने इन स्टाम्पों को बहुत ही केयर करता हूँ, देखभाल रखता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टाम्प कलेक्शन। अपने डाक संग्रह पर मैं बहुत ही मुझे गर्व है। इट इज़ वेरी गुड हॉबी, एक बहुत अच्छी आदत है, शौक है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव सेलेक्टेड स्टाम्प कलेक्टिंग एज माई हॉबी। यही कारण है कि मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, संरक्षित करता हूँ, चुनता हूँ। आई लाइक टू एडवाइज ईच एंड एवरी वन टू डू इट एज द हॉबी। मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि वो भी ऐसी ही आदतें विकसित करें। आई एम प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पर नाज है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। जीवन में खेल का महत्व। इंट्रोडक्शन। इट इज़ फाइन सेइंग दैट साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। जिस तरह से ऑयल ग्रीस के बिना मशीन नहीं चल सकती, उसी तरीके से इन द सेम वे आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट। अगर हमारे शरीर को भी खेल कूद और हिलना डुलना ना हो तो ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगी। देखिए बस एनर्जी, मेहनत करने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ताकत आती है। नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है? वी आर स्टूडेंट्स, हम सब विद्यार्थी हैं। इट इज़ अवर ड्यूटी टू स्टडी, हमारा कर्तव्य पढ़ना, अध्ययन करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम हर समय तो पढ़ नहीं सकते। देयर ए लिमिट ऑफ आवर एनर्जी, हमारे एनर्जी की एक लिमिट है, ऊर्जा की एक सीमा है। डू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मेक अ मैन डिसइंटरेस्टेड। अगर लगातार कोई काम ऐसे किया जाए तो उससे अरुचि पैदा हो जाती है। विदाउट इंटरेस्ट इफिशेंसी डिक्लाइंस। अगर आपकी अरुचि है और काम करते हैं तो आप में इफिशेंसी आपकी कम हो जाएगी, कार्य क्षमता आपकी घट जाएगी। So it is correct to say that all work and no play makes Jack a dull boy. यही तो सही एक कहा गया है, कहावत है कि कोई ऑल वर्क, हर समय काम, खेलने की मिला नहीं जैक को तो बीमार पड़ गया। इम्पोर्टेंस, इसका महत्व। फॉर स्टूडेंट वी शुड बी हेल्दी। स्टूडेंट को चाहिए कि वो स्वस्थ हो। A weak and sick student cannot study properly। एक मरियल स्टूडेंट अच्छे ढंग से कहाँ पढ़ सकता है? गुड हेल्थ मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क। और जो शरीर स्वस्थ है तो आपकी कार्य करने में आपका मन लगेगा, कार्य करने के लिए उत्तम होगा, अच्छा स्वास्थ्य। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। और जब अच्छा श्वास होगा तभी तो आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स। तो उसमें अंग इधर उधर जब हिलते डुलते हैं तो खून का दौरान होता है। सो द बॉडी फंक्शन बेटर। इस शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस। स्वास्थ्य ही सफलता का रहस्य है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन का आकर्षण खत्म समझिए। सो इट इज करेक्टली सेड, इसलिए उचित ही कहा गया है। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया। इज हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। इफ़ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। और अगर करेक्टर चला गया, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अ डिसिप्लिन। और ये खेल हमें अनुशासित रहना भी सिखाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ आवर लाइफ रन स्मूथली। और वो हमारी इस मशीन को निरंतर सरल तरह से चला करे, ये भी इसके लिए भी प्रिपेयर करती हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट। और हमें एक समूह की भावना भी विकसित होती है खेल से। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर। दूसरों से कैसे समझौता करना है ये भी सिखाती है। दे टीच अस कोऑपरेशन। सहयोग की भावना भी सिखाती है। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम। सभी खिलाड़ी अपने बारे में नहीं, खेल के बारे में सोचते हैं। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। और अपने
अपने कल्याण के नहीं, खेल के कल्याण के लिए वो सारा कुछ ये कला विकसित होती है इनके अंदर। अब कंक्लूजन, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम, हमें गेम में पार्ट लेना चाहिए, खेलना चाहिए, एंड स्पोर्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ और स्टडीज, लेकिन अध्ययन को छोड़कर नहीं, पहले पढ़ाई। सो अ बैलेंस्ड व्यू इज़ वेरी नेसेसरी, एक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारा जीवन का नियम है वो होना चाहिए, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, खेल के समय खेल, पढ़ाई के समय पढ़ाई। टेलीविज़न एंड इट्स इफेक्ट, टेलीविज़न अ बून और अ कर्स, टेलीविज़न यूज एंड अब्यूज। अब टेलीविज़न के क्या प्रभाव हैं? टेलीविज़न हमारे लिए अच्छाई है, बुराई है, और टेलीविज़न का प्रयोग और इसके उपयोग और इसकी उसका दुरुपयोग। अब हर समय आप मोबाइल लिए बैठे रहें, इधर उधर की चीज़ें देखते रहें तो दुरुपयोग है। अगर काम की चीज़ें आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपना मोबाइल चला रहे हैं, तो इसका यूज है। दूसरा देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, टेलीविज़न इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ साइंस टू अस। ये टेलीविज़न, मोबाइल, आईफोन, ये सब क्या है? साइंस का एक बहुत ही महानतम उपहार है हमारे लिए। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, ये साइंस का बहुत बड़ा आविष्कार है। इफेक्ट एंड यूजफुलनेस, इसका क्या प्रभाव और इसकी क्या उपयोगिता है? इट हैज़ गुड एंड बैड इफेक्ट, इसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं, पड़ते हैं। इट गुड इफेक्ट आर मोर देन इट्स बैड इफेक्ट, अच्छे प्रभाव ज़्यादा हैं और बुरे प्रभाव, इट गुड इफेक्ट आर मोर देन बैड इफेक्ट, बुरे प्रभाव कम है। इसके उपयोग के ऊपर है, आप अगर उपयोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो अच्छा है, बुरे ढंग से कर रहे हैं तो बुरा है। टेलीविज़न शोज सीरियल्स एंड एपिक्स विच हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर रिलीजन्स, एक दूसरे धर्मों के बारे में सीरियल आते हैं, धारावाहिक आते हैं, इन सब चीज़ों को लोग देखते हैं, समझते हैं उनके बारे में। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। इट शोज मैनी क्विज प्रोग्राम, और बहुत से क्विज प्रोग्राम आते हैं, क्विज कंटेस्ट, कौन बनेगा करोड़पति, विच इंक्रीज नॉलेज, जो हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। ये शोज आस द लेटेस्ट हैपनिंग इन द वर्ल्ड थ्रू, तो समसामयिकी, देश विदेश में क्या चल रहा है इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। इट हेल्प पीपल टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, इसके ज़रिए विभिन्न तरह के भाषाएं लोग सीख सकते हैं। इट बैड इफ़ेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल, लेकिन इसका बुरा उपयोग, दुरुपयोग बहुत ही खतरनाक है। ओवर व्यूइंग अ सीरियल कैन इफेक्ट द आइज़, आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्स्ट्रा यूज ऑफ टेलीविज़न रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, ज़्यादा टेलीविज़न देखोगे, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करोगे तो दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा। टाइम इज मनी होता है, समय ही धन है, समझ लो। फिर इट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ स्टूडेंट इन स्टडीज, और अगर इधर उधर की चीज़ें मोबाइल पे देखोगे तो क्या होगा? आपका विद्यार्थी जीवन में खतरा आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान हट जाएगा पढ़ाई से। तो इसीलिए तो देखिए, मोबाइल है, उसका उपयोग करना सीख लीजिए, और हम इसको उपयोगी बना रहे हैं, कहीं आपका एक पैसा भी तो लगना है नहीं। आप बढ़िया अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखते रहिए, संजीव सर से रूबरू होते रहिए, उनके बातों को सुनते रहिए, और धीरे धीरे अपना काम भी कर रहे हैं, मोबाइल का भी उपयोग कर रहे हैं। भाई पैसा, नेट तो छुड़ाना ज़रूरी है, बिना नेट के मोबाइल का कोई मतलब नहीं है। तो नेट छुड़ाया तो अब करें क्या? तो फालतू की चीज़ें, वो थंबनेल लोग ऐसा बनाते हैं कि आदमी उस थंबनेल के आकर्षण में सब कुछ तबाह कर देते हैं। और अगर आप पढ़ाई से जानते हैं कि संजीव सर पढ़ाई की ही बढ़िया विधिवत तैयारी करा रहे हैं, और कहीं आपको हमारे इन वीडियो को देखने की लत लग गई, तो समझ लीजिए क्या है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कुछ होना नहीं है। और जब एक बढ़िया आप पढ़े लिखे योग्य
इंसान बन के, समझदार इंसान बन के निकलेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ संजीव सर सही बात कह रहे थे। तो कंक्लूजन, द वेल्गर सीरियल्स लीड पर्सन टू बैड हैबिट्स। अब कुछ खराब चीज़ें भी मोबाइल टेलीविज़न पर आती हैं, तो उससे क्या होता है, वो बेकार की चीज़ें, देहाती चीज़ें, वो लोगों में बुरी आदतें आने लगते हैं, वो लीक से हट जाते हैं। बट इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली देन इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ साइंस। लेकिन अगर इसका उपयोग आप सही ढंग से कर ले गए तो इसके इतना वरदान तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप जिस चीज़ की मनसा रखें, कुछ भी चीज़ ढूंढना चाहें एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी मोबाइल पर। अधिक से अधिक मैं ही आपकी हर संभव सहायता बिना पैसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, लेकिन आप इंटरेस्ट दिखाएं पढ़ने में, पढ़ाने में। अच्छा, पढ़ने से ही अब बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ है, भार है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी हमारी इस वीडियो को रेकमेंड कर सकते हैं बच्चों को कि पढ़िए, देखिए सर आपको बढ़िया बेहतर पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले, द ट्रैफिक पुलिसमैन। अब ट्रैफिक पुलिस की बात है। इंट्रोडक्शन, अ पुलिसमैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्वेंट। पुलिस वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज का कार्यकर्ता होता है। ही इज़ नीडेड एवरीवेयर इन सिटीज, और हर जगह, हर शहर में इनकी मांग होती है। टाउन हो चाहे कस्बा हो, चाहे फेयर हो, मेला हो, प्रोसेशंस, जलसा हो, और रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन हो। रेलवे पुलिस अलग होती है। ही ड्रेस एंड ड्यूटी, उनके वर्दी होती है, उनकी क्या कर्तव्य है। ही वियर्स खाकी यूनिफॉर्म विद अ स्पेशल कैप ऑन हिज हेड, एक विशिष्ट टोपी और खाकी वर्दी पहनते हैं। ही हैज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, समाज में ये लॉ एंड कानून व्यवस्था को जो बंद रखते हैं। ही इज़ सो पावरफुल दैट ही कैन बुक इवन बिग पीपल इफ दे ब्रेक द लॉ। ये इतने पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, कैन बुक इवन बिग पीपल इफ़ दे ब्रेक द लॉ। अगर कोई कानून तोड़ दे बड़ा आदमी, चाहे धनवान हो, चाहे ऊंची पहुंच वाला हो, लेकिन ये पुलिस वाले तुरंत अंदर कर देंगे। ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मिसचीफ मॉन्गर्स, थीव्स एंड डकैत, आवारा और चोर डकैतों को भी अंदर कर देते हैं, इनसे सुरक्षा देते हैं। ही प्रिवेंट राइट्स एंड, दंगे रोकते हैं, एंड स्ट्रीट ब्रिविल्स, और गली कूचों की गंदगी साफ करते हैं। मतलब कोई जिस तरीके का आवारागर्दी कर रहा है तो गया काम से। पीपल फील सेफ इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस वाले की उपस्थिति में लोग, जो सामान्य जनता होती है, वो अपने को सुरक्षित महसूस कर पाती है। दे ट्रेवल सेफ एंड रीच प्लेस सेफली, और लोग यात्रा सुरक्षित ढंग से कर पाएँ, घर सुरक्षित पहुंच जाएं, इसका भी इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। हिज क्वालिटीज, इनकी विशेषताएं, गुड हेल्थ, करेज, ऑनेस्टी एंड गुड कंडक्ट आर नेसेसरी फॉर हिज जॉब। इनके कार्य के लिए सबसे पहली चीज़ है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। एक मरियल पुलिस वाला दूसरे अपनी ड्यूटी के अच्छे ढंग से कर पाएगा, तो हट्टे कट्टा होना चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, एंड गुड कंडक्ट, अच्छी आदतें होनी चाहिए। इस जॉब के लिए, इस कार्य के लिए ये सारी आवश्यकताएं हैं। ही शुड बी मोर स्ट्रिक्ट, और उसे बहुत ही सख्त होना चाहिए। कंक्लूजन, उपसंहार यह है कि हिज पे शुड बी इंक्रीज, इनके इनकम बढ़नी चाहिए, वेतन। ही शुड नॉट बी करप्ट, और इन लोगों को भ्रष्ट तो कतई नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा।
हीज सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। धन संपत्ति जान माल की सुरक्षा कौन देखता है? ये तो देखते हैं। तो इनकी वजह से ही तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, सामान्य जनता। दिस इज वाई पीपल फील सेफ इन हिज प्रेजेंस। यही वजह है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इट इज़ अवर ड्यूटी टू ओबे अ पुलिस मैन ऑन हिज ड्यूटी। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम पुलिस वालों को उनकी वो जो ड्यूटी करें, यानी वो जिस तरह से बताएं उस तरह से लोगों को चलना चाहिए। अब विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, कोई ऐतिहासिक स्थल का दौरा। विजिट टू एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, की महत्वपूर्ण जगह है। ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब हुआ कि वही ऐतिहासिक, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल बिल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इंट्रोडक्शन, यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम बरेली से मैं दिल्ली गया। आई वांटेड टू सी अ हिस्टोरिकल प्लेस, और मैं एक ऐतिहासिक स्थान देखना चाहता था। देयर आर मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिल्ली, में बहुत से ऐतिहासिक स्थान भरे पड़े हैं। द प्लेस आर हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व के स्थान। द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, द कुतुब मीनार आर द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और ये सब, लाल किला। द रेड फोर्ट इज बिल्ट ऑफ रेड स्टोन, लाल किला लाल पत्थर से बना हुआ। इट वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार इज आल्सो 12 माइल्स अवे फ्राम दिल्ली स्टेशन, से 12 किलोमीटर दूरी पर है कुतुब मीनार, नज़दीक है। इट्स फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, इसके संस्थापक थे। द फर्स्ट स्लेव सुल्तान, जो पहले गुलाम वंश के सुल्तान थे। और चांदनी चौक एंड कनॉट प्लेस आर द मेन मार्केट ऑफ दिल्ली, का जो मुख्य आकर्षण है, बाजार है, वो चांदनी चौक है और कनॉट प्लेस है। आई सा ऑल दीज प्लेसेस बिसाइड्स द पार्लियामेंट हाउस। मैंने इन सभी स्थानों का के अतिरिक्त पार्लियामेंट, संसद भवन का भी भ्रमण किया। जंतर मंतर एंड बिरला मंदिर भी गए। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बट आई लाइक द रेड फोर्ट वेरी मच। मुझे लाल किला बहुत पसंद आया। इट इज़ द मोनूमेंट विच नरेट द ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यह एक मॉन्यूमेंट, यानी क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल है, जो ये दर्शाता है कि हमारा प्राचीन इतिहास, उसका संस्कृत कितना ही ग्लोरी था, महत्वपूर्ण था, उत्कृष्ट था। विटनेसिंग आवर टर्न्स इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और ये गवाह है हमारे देश के गुलामी से आज़ादी के लिए, क्योंकि 15 अगस्त 1943 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पंडित नेहरू hoisted द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ ट्राई कलर ऑन रेड फोर्ट। आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। क्योंकि 15 अगस्त 1943 को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था। अ विजिट टू अ होली प्लेस, एक पवित्र स्थान की यात्रा। इंट्रोडक्शन, इट वाज द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति का अवसर था। दिस ईयर व्हेन आई एकम्पनीड माई फादर टू इलाहाबाद, तो हम अपने पिताजी के साथ इलाहाबाद गए। द जर्नी, वी रीच द, यात्रा के सिरे देयर अर्ली इन द मॉर्निंग बाई बस फ्राम अवर होम टाउन। अपने गृह निवास से हम बस के जरिए वहाँ बहुत सुबह पहुँच गए। वी रीच संगम बाई, रिक्शा के जरिए हम संगम पहुँचे। द जर्नी हो गया। सीन एट द रेलवे प्लेटफार्म की का दृश्यांकन है। द रेलवे प्लेटफार्म वे आर फिल्ड विद द पिलग्रिम, तीर्थ यात्रियों से भरे हुए थे रेलवे प्लेटफार्म। द पंडित्स वे आर अटेंडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द पिलग्रिम्स, और जो पंडित लोग थे वो आग्रह कर रहे थे कि हमारे यहाँ चलिए, हमारे अड्डे पर चलिए। विजिट टू द संगम की यात्रा, वी टुक ऑफ आवर क्लोज, हमने अपने कपड़े उतारे। वी हैड डिप्ड इन द होली संगम एंड सेड अवे आवर सिन,
अपने पाप धोने के लिए हमने गंगा जी में डुबकी लगाई। वी ऑफर्ड फ्लावर गंगा माता एंड वर्शिप, हमने फूल चढ़ाया गंगा माता को, उनकी पूजा की। वी एंजॉयड द स्वीट म्यूजिक ऑफ द आरती इन द हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर में हमने क्या किया, मधुर संगीत सुना आरती का। इन द इवनिंग, शाम के समय वी आल्सो विजिटेड हनुमान टेम्पल एट सिविल लाइन, हनुमान मंदिर में हम गए। देन वी वेंट टू द मार्केट, इसके बाद हम मार्केट गए, बाजार गए। कंक्लूजन, वी लेफ्ट फॉर आवर होम टाउन इन द नाइट, और रात को हम घर के लिए निकले। प्लेस आप लिख रहे, मेक आवर हार्ट पायस एंड माइंड पीसफुल। अब तीर्थ स्थान पे जाने से क्या होता है कि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो पवित्र हो जाता है और शांत हो जाता है। द गंगा, द होली रिवर गंगा, गंगा जी के बारे में जान लीजिए। इंट्रोडक्शन, द गंगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जो वहाँ गोमुख से निकल करके और रामेश्वरम में जा करके उत्तर से दक्षिण तक जाती है। ये इधर गंगा जी हैं और फिर आगे चल करके ये हुगली बन जाती है, हुगली नदी। तो द गंगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद इंडिया की ये नदी है। द हिंदूज कॉल इट मदर गंगा, इसे गंगा माता कहते हैं। फ्रॉम वेयर डज इट राइज एंड वेयर डज इट जर्नी एंड, कहाँ से इनका उद्गम हो, कहाँ पर इनका समापन होता है। इट राइजेज फ्रॉम द गंगोत्री माउंटेन इन द हिमालय के गंगोत्री से निकली गोमुख से। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी इन हिल्स एंड माउंटेन्स इट कम डाउन इन द प्लेन्स एट हरिद्वार, और पहाड़ियों से होते हुए, पहाड़ों से हिमालय के ये हरिद्वार में आकर के निकलती हैं। इट फ्लोज डाउन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। वाई इज इट कंसिडर्ड होली रिवर, क्यों हम इन्हें पवित्र नदी मानते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज होली रिवर, ये एक पवित्र नदी है। रिलीजियस पीपल टेक अ डिप इन इट वाटर, इसकी पवित्र धारा में लोग डुबकी लगाते हैं। दे सिंग मैनी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, विभिन्न तरह के गीत गाते हैं, उनकी कहानियाँ प्रचलित हैं। मैनी डेड बॉडीज आर आल्सो टेकन टू द बैंक्स फॉर क्रिमेशन, और अंतिम संस्कार के लिए बहुत से दाह कर्म भी वही होते हैं। अब यहाँ इलाहाबाद नहीं, लेकिन बनारस में आप देखिए गंगा के घाट पर लोगों की लाशें, जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने सेवा की थी। मैनी साधुज एंड अदर रिलीजियस पीपल आल्सो लिव एट इट्स बैंक, बहुत से साधु और धार्मिक व्यक्ति इस नदी के किनारे बसते हैं, निवास करते हैं। कुंभ फेयर इज हेल्ड इन हरिद्वार एंड इलाहाबाद, इलाहाबाद हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। द लीजेंड बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कथा है। सम पीपल से दैट भागीरथी ब्रॉट दिस रिवर फ्रॉम हिमालय टू द प्लेन्स, भगीरथ एक ऐसे थे जो इसे हिमालय से ये मैदानी भाग में लाए थे। सम बिलीव्स दैट इफ वन टेक्स अ डिप इन इट, कुछ लोगों मानना है कि अगर इसमें डुबकी लगा लिया जाए, ऑल हिज सिंस वेयर वेस्ड अवे, तो सबकी पाप धुल जाते हैं। दस इट इज कंसीडर्ड होली, इसलिए इसे हम पवित्र मानते हैं। इट्स प्रेजेंट स्टेट, इस समय वर्तमान स्थिति क्या है। गंगा हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द इंडियंस, भारतीयों के दिलों में गंगा के लिए बहुत ही विशेष स्थान है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इरीगेशन, और इसके पानी से बिजली का उत्पादन हो रहा है। द सिंचाई के लिए, इरीगेशन सिंचाई। द गंगा शुड बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और गंगा इस समय प्रदूषण से मुक्त हैं। आवर गवर्नमेंट इज सीरियस टू मेक इट्स वाटर प्योर, हमारी जो सरकार है वो बहुत ही गंभीर कदम उठाए हुए है कि इंडिया की जो गंगा है ये पवित्र होनी चाहिए। देखिए, वैसे आप नल का पानी या कहीं और दूसरी जगह के पानी को आप किसी बोतल में या किसी चीज़ में संग्रहित कर रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो बदबू करने लगेगा। लेकिन गंगा का जल देखिए, वहाँ से लेकर लोग आते हैं और यहाँ कितने दिनों तक रखा रहता है, और उसमें कहीं कोई बदबू या कुछ, वही से ही शुद्ध पानी आपको मिलेगा। ऐसे आबे जमजम का पानी है
जो मोहम्मदन लोग वहाँ मक्के से लेकर के आते हैं। तो है ना कुछ इसमें विशेष गुण। अब चलते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। और अब न्यूज़पेपर का महत्व देख लीजिए क्या है, अखबार का। तो अब तो टेलीविज़न, मोबाइल, इन वजहों से अब लोग अखबार कहाँ पढ़ते हैं। हर आदमी सुबह सुबह अखबार पढ़ता था चाय के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड न्यूज़ इज एन एमालगम ऑफ 4 letters। 4 अक्षरों से मिलकर के न्यूज़ बना हुआ है। ये है NEWS, यानी नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, विच स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रिस्पेक्टिवली। न्यूज़पेपर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन का बड़ा ही महत्व है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये संचार का बहुत महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है। दे गिव न्यूज़ एंड व्यूज़। ये हमें समाचार और लोगों विचार प्रस्तुत कराता है। यूजफुलनेस, इसकी उपयोगिता क्या है। न्यूज़पेपर की वजह से डेली न्यूज़ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में कहाँ क्या घटना घटित हुई है इसकी जानकारी देता है। इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन इंसिडेंट राउंड द वर्ल्ड, और संसार में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं इसकी सूचना। देयर आर लॉट्स ऑफ डेली न्यूज़पेपर सच एज हिंदुस्तान टाइम्स। बहुत से न्यूज़पेपर निकल, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द इकोनॉमिक टाइम्स एक्सेट्रा। दीज न्यूज़पेपर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स। ये हमें विभिन्न तरह की जानकारी देते हैं, जैसे राजनीति से, स्पोर्ट, खेल से, शेयर मार्केट से, एंड प्राइसेज ऑफ और डेली नीड्स एक्सेट्रा। और हमारे दिन प्रतिदिन के उपयोग में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का उतार चढ़ाव ये भी बताता है। दे इंक्रीज आवर नॉलेज एंड विजडम। ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बुद्धि को। वी लर्न मच अबाउट द वर्ड्स इवेंट फ्रॉम न्यूज़। जो हम न्यूज़पेपर से विभिन्न तरीके की चीज़ों को संसार की जान लेते हैं। दे ब्रॉडन आवर आउटलुक। हमारे दृष्टिकोण को ये विस्तृत करता है, नैरो माइंडेड से ब्रॉड माइंडेड बनाता है। दे चेंज आवर व्यूज। हमारी विचारधारा में बदलाव लाता है। दे गाइड कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। और देश के सामान्य लोगों को एक दिशा देता है। कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ये वस्तुओं का संग्रह है। द न्यू रिपोर्टर ऑफ द, वस्तुओं का संग्रह है। द रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर कलेक्ट द न्यूज़ फ्राम दियर ओन सोर्सेज एंड फ्राम डिफरेंट न्यूज एजेंसी एंड द पब्लिसिटी। जो संवाददाता होते हैं, जैसे मैं फखरपुर का संवाददाता हूँ, तो फखरपुर से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो मैं अपने अखबार को देता हूँ। तो इसी तरीके से विभिन्न तरह के रिपोर्टर हर विकास खंड और जिला लेवल पर और फिर और ऊंचे मंडल स्तर पर ये लोग होते हैं और ये पूरी सूचनाएं भेजते हैं वहाँ पर, और वहाँ से अखबार में प्रकाशित हो जाती है चीज़ें। तो द रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर्स कलेक्ट द न्यूज़ फ्राम द ओन सोर्सेज एंड फ्राम डिफरेंट न्यूज एजेंसीज एंड देन पब्लिश इट। और फिर वही पब्लिश हो जाती है, अखबार में प्रकाशित हो जाती है। द न्यूज़पेपर्स आल्सो गिव एजुकेशन एंड क्लासीफाइड कॉलम्स। विज्ञापन के कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, और क्या कहते हैं, एजुकेशन, शिक्षा संबंधी चीज़ें, ये सब चीज़ों की भी जानकारी यहाँ मिलती है। दीज आर वेरी एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव, जो बहुत ही शिक्षा से संबंधित और जानकारी से युक्त होती है। समझ रहे हैं इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। न्यूज़पेपर गिव वेरी इंफॉर्मेशन, every information about the incidents that take place all around the world। ये पूरे विश्व की घटना न्यूज़पेपर के जरिए आपको सूचना मिलती है, उनकी घटनाओं को जानकारी मिलती है एक स्थान पर। द पेपर बॉयज कॉल्ड हाकर्स डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर टू द कस्टमर्स हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह हाकर लोग लेकर अखबार आ जाते हैं, पेपर, और दे देते हैं आपको। कंक्लूजन इस तरफ संगा था, न्यूज़पेपर आर वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
एजुकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए। अभी जो चिड़ियाघर का वर्णन देखिए क्या है। इंट्रोडक्शन। लास्ट संडे आई विद माई फ्रेंड वेंट टू विजिट दिल्ली जू। दिल्ली के जू को हम अपने मित्रों के साथ गए। ये इट इज़ नियर प्रगति मैदान के पास है ये। विजिट टू द जू। अब जू में हमने क्या देखा, वी ब्रॉट टिकट्स एंड वेंट इनसाइड। हमने टिकट खरीदा और भीतर गए। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रुचिकर था। सीन एट जू। अब चिड़ियाघर का दृश्यांकन क्या। वी सा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन केज। चिड़ियाघर वो पिंजड़ों में कुछ जानवर और चिड़िया थी। एट फर्स्ट वी वेंट टू सी द एनिमल सेक्शन। हम एनिमल जानवरों वाले सेक्शन में गए। We saw many animals there, such as lion, tigers, monkeys, leopards, slings, zebras, etc. ये सब जानवर उसमें भरे पड़े थे। We become very happy to see monkeys jumping. बंदरों को चलते देखकर वे खुशी हुई। We rode on elephant. एक हाथी पर सवारी की। Then we saw the birds section. bird section में गए। वहाँ सा peacock, parrot, pigeons and many other birds. They all looked very nice. जो अच्छा प्रतीत हो रहे। देखिए कुछ बच्चे हमारे बहुत ही कमज़ोर हैं, जो अंग्रेजी सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे मोबाइल के थ्रू मेरा ये मंत्र पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, तो एक दिन तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे। आपको बिना प्रयास के अंग्रेजी आने लगेगी। हमारे गांव देहात में, हमारे गांव में ही एक लोग थे, वो दिल्ली चले गए शुरू में ही, और उनको बिल्कुल ठेठ देहाती जैसे सब लोग बोलते थे, ऐसे बोलते। लेकिन वो 5-6 साल के बाद जब लौट के आए दिल्ली से, तो बता रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया शुद्ध साहित्यिक हिंदी बोलना सीख गए थे। यहाँ भी हिंदी में बात करते थे और अंग्रेजी के भी शब्द बोलते थे। कुछ एक आधे सेंटेंस इंग्लिश के बोल जाते थे। देखा, अनुकरण जैसा परिवेश होगा, जैसा आप माहौल बनाएंगे, आप इसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और भाई किताब में लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाएगा कौन? अध्यापक एक बार कहीं पढ़ा दिए, इतना मौका उनको कहाँ। और हमारी इन बातों, आपके मोबाइल में रिकॉर्ड है, आप बस कान में लीड लगाइए या ऐसे मोबाइल रखिए जैसे हम इस समय आपके से रूबरू हैं, और पढ़ते रहिए। फिर देखिए अंग्रेजी का ना बुखार चढ़ जाएगा तो कहना नहीं, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें क्या कुत्ता काटे है? अब मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब ना ध्यान दो तो भैया क्या हो सकता है। जो बच्चे बात मान जाएंगे वो फ़ायदा उठाएंगे। और एक एज निकल जाने के बाद आप बहुत सोचें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी सही समय, उसका सदुपयोग कर लीजिए। कंक्लूजन, वी गॉट मजा टू सी द जू। तो बड़ा मज़ा आया हमको जू में। द जू इज़ वेरी लवली प्लेस। बड़ा ये प्यारा स्थान होता है जू। आई लाइक इट वेरी मच। मुझे बहुत पसंद आया। इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स? विज्ञान श्राप है, वो वरदान है कि अभिशाप है? इंट्रोडक्शन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेम साइंस फॉर ऑल द इल्स ऑफ द वर्ल्ड। सभी संसार की सारी बुराइयों के लिए विज्ञान को दोषी ठहराना गलत है। सिमिलरली, सामान्यतः इट इज चाइल्डिश टू लेविश प्रेजेस ऑन साइंस लाइक अ स्लेव ऑल द ब्लेसिंग इट हैज़ गिवन अस। लेकिन ये भी बचकानी बात होगी कि प्रशंसा मात्र की जाए कि साइंस के गुलाम बन जाओ। बिल्कुल, ये मशीनरी कहते नहीं, मशीनरी का उपयोग आप करिए। उपयोग कर रहे हैं तो वरदान है, लेकिन आप अगर मशीनरी के गुलाम बन गए तो ये अभिशाप है। इट्स सेल्फ साइंस इज ओनली द सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? ज्ञान का एक सिस्टम में संतुलित, ज्ञान का एक क्रमबद्ध सटीक, यानी कौन नट बोल्ट कहाँ फिट होगा, कौन सिस्टम कैसे होगा तो मशीन चल जाएगी।
यही विज्ञान है। नॉलेज विच मैन हैज़ अर्नड विद हिज ओन एंडीवर, जिसे आदमी देखो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो अपने प्रयास से उसमें अगर आप साइंटिफिक चीज़ों में मेहनत कर ले गए तो अपने बलबूते पर आप वैज्ञानिक बन गए। इट इज़ नाइदर गुड नॉर बैड बाई इटसेल्फ, ना तो ये बुरी है ना अच्छी है। इट इज़ गिफ्ट ऑफ नॉलेज पजेस्ड बाई अ मैन, मनुष्य के द्वारा ये संजोई हुई एक ज्ञान की व्यवस्था है, उपहार है। अल्टीमेटली अंतोगत्वा इट इज़ द मैन हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज गिफ्ट। अंतोगत्वा बात यह है कि आप उपहार को वैल्यू दे रहे हैं कि आदमी को वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू तो आदमी की होगी, उपहार की वैल्यू है, लेकिन आदमी की वजह से उपहार की वैल्यू हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ही यूजेस द गिफ्ट ऑफ साइंस। अब ये तो उपयोगकर्ता के ऊपर है कि वो किस तरह से इसका उपयोग करता है साइंस का। whether the uses science is the interest of human happiness and prosperity, or whether he uses it destroy humanity, या तो मनुष्य के उत्थान के लिए साइंस का उपयोग करे और या तो मनुष्य के विनाश के लिए साइंस का उपयोग करे। अब मनुष्य के उत्थान के लिए साइंस का उपयोग, जैसे AK-47 बन गई, तो AK-47 पुलिस वालों के पास, आर्मी के पास है कि हम देश की सुरक्षा के लिए एक पॉजिटिव थाट के लिए हम इसको रखे हुए हैं। ठीक, तो मौका पड़ गया तो अब, लेकिन अब यही आतंकवादियों के हाथ में, सामान्य जनता के हाथ में चली जाए, उसका दिमाग ना काम करे तो इसका दुरुपयोग हो गया। देखा, तो साइंस का उपयोग ये बताता है कि साइंस अच्छा है कि बुरा है। इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, इसका जो वरदान है वो क्या है? सो न्यूमरस आर द ब्लेसिंग ऑफ साइंस दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू इनमरेट देम। इतना ज़्यादा आविष्कार साइंस का उपयोग है, वरदान है, कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। दैट साइंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल एंड प्रॉस्पेरस। साइंस ने मानव जीवन को बहुत ही आरामदायक बना दिया है और उन्नतशील बना दिया है। विल बी रेडली एडमिटेड बाई ऑल, जो सब लोग सहमत होंगे इस बात से। टाइम एंड स्पेस हैव बीन कंक्वायर्ड, समय और स्थान पर विजय प्राप्त कर लिए है कि नहीं। अब हवाई जहाज बन गया, तुरंत अमेरिका पहुंच जाओ, वहां से यहाँ आ जाओ। तो ये क्या है? मोबाइल है, तुरंत आप कहीं नेट के जरिए कहीं की चीज़ें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और भेज सकते हैं। तो साइंस की वजह से तो ये तो वरदान नहीं है। हाँ, नेचर हैज़ बीन कंप्लीटेड सब्जुगेटेड, तो ये इसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए, प्रकृति पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। और डिजीज़ हैव बीन कंट्रोल्ड एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड ऑफ मैन हैज़ बीन वेस्टली इंक्रीज। हाँ, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ मैन, मनुष्य की अर्थव्यवस्था बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई हैं? कार्य क्षमता बढ़ी। मोटरसाइकिल है, जिसके बाद सर से गया और काम बना के चला आया, जिसके बाद साइकिल है, पैदल ही चू कहाँ तक वो दौड़ेगा। तो ये सब फ़ायदे हैं। बीमारियों पर नियंत्रण, अभी देखो साइंस का कमाल ही तो था कि कोरोना इतनी जल्दी फैला, करोड़ों टीके मोदी जी ने लगवा दिए और कोरोना गायब हो गया। नहीं कोई, उसमें कोरोना काल में कितनी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, हर आदमी परेशान था। तो देखा, साइंस का ही तो कमाल है। ही हैज़ द फाइनेस्ट मीन ऑफ रिक्रिएशन एट होम, और घर के, ही हैज़ द फाइनेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन ऑफ होम, घर की तरह तरह की साज सजावटों के लिए साइंस जिम्मेदार है, संसाधन मुहैया कराता है सबसे अच्छा। बुक्स की, मैगजीन एंड पीरियडिकल्स प्रोवाइड हिम विद एम्पल फूड फॉर थॉट, और इन सब के लिए किताबें हैं, मैगजीन हैं, पत्रिकाएं हैं और समसामयिकी है। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में विचारों को, साइंटिफिक विचारों को हमारे दिमाग के अंदर भरती हैं। क्रसेज ऑफ साइंस, अब साइंस का दुरुपयोग देखिए।
वाइल दिस इज़ द गे साइड ऑफ लाइफ, ये तो है अच्छा पक्ष जीवन का। इट्स अगली साइड कैन नॉट बी लॉस्ट साइड ऑफ, लेकिन इसके बुरे पक्ष को भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। साइंस हैज मेड अस ग्रॉसली मेटलिस्टिक इन आवर आउटलुक, हमारा दृष्टिकोण अब सांसारिक हुआ जा रहा है। और वी हैव बिकम सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ आवर एडवांसमेंट एट द कास्ट ऑफ अदर्स। अब हम चीज़ों की बेहतरी के लिए दूसरों को वैल्यू नहीं देते हैं, साइंस की वजह से ही मनमानी लोग होते चले जा रहे हैं। सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, अब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज तब्दील हुआ जा रहा है। एंड द ग्रिम क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेटस इन द फेस, अब मध्यम वर्ग बीच में पिसा जा रहा है बेचारा। साइंस हैज प्लेस्ड टेरिबल वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन हैंड्स ऑफ मैन, अब ऐसे से विनाशक यंत्र का आविष्कार हो गया है कि पूरी पूरी कहिए जनता ही बर्बाद हो जाए। सो दैट ही कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विद इन अ मिनट, ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए हैं कि 1 मिनट में कहिए पूरी धरती समाप्त हो जाए। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक्स, अब पूरा संसार मिलिट्री ब्लॉक में बटा जा रहा है। वो शीत युद्ध वाले हैं, रूस, अमेरिका, तो इस तरह से कम्युनिटी में बटे जा रहे हैं लोग। पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक्स इन, अब चाइना देखो अपनी तरफ पूरा जोर लगाए हुए है। इंटेंट ऑन लार्ज स्केल मास मैसेकर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता का ही समापन का हिसाब बन गया है। नरसंहार, मैसेकर में नरसंहार होता है कि नहीं होता है, एक तरफ से आदमी युद्ध होता है तो कितना नॉर्मल जनता पिस जाती है। द मिसयूज ऑफ साइंस का दुरुपयोग, वाइल ऑल दिस इज ट्रू, ये सब सत्य है होने के बावजूद द क्वेश्चन इज, ये प्रश्न है कि हु इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैलामिटी, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। साइंस आर मैन, आदमी है कि विज्ञान है। रियली इट इज़ द मैन हु इज टू बी ब्लेम फॉर ऑल हिज मिसफॉर्च्यून्स, ये आदमी जिम्मेदार है जो सभी इस दुर्भाग्य को का कारण बना हुआ है और दूसरों पर दोष मरता है। ही हैज़ बीन कंस्टेंटली मिसयूजिंग साइंस आर हिज ओन सेल्फिश एंड्स, वो साइंस का मिसयूज कर रहा है अपने क्या कहते हैं स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए। द एरोप्लेन फॉर एग्जांपल, जैसे एरोप्लेन है मान लो उदाहरणतः, एज द स्वीपेस्ट मीन ऑफ द कम्युनिकेशन का ये सबसे तेज साधन है। इज सर्टेनली अ बिग ब्लेसिंग ऑफ साइंस, ये विज्ञान का बहुत बड़ा वरदान है। बट मैन इन हीज मैडनेस, लेकिन आदमी अपनी मदानता के कारण हैज़ बीन यूजिंग इट फॉर ड्रॉपिंग डेडली बॉम्ब एंड डिवेस्टिंग थिकली पॉपुलेटेड सिटीज। अब क्या कर रहे हैं कि हवाई जहाज लाए, बम छोड़ दिया, बड़े से जो नागासाकी, हिरोशिमा का उदाहरण आप जानते ही हैं। द एटॉमिक बम्स विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड बट द यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज कैन टर्न दिस वर्ल्ड इनटू हेवन। अब देखो एटम बम से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी से, एटम बम क्या होता है 2 का 4 का 8 का 16 इस तरह से गुणित हुआ बम, एकदम से एक्सप्लोजन। और ये जो एटॉमिक एनर्जी क्या है, वो चेन सिस्टम होता है, एक के बाद 2 तो दूसरा वाला जो होगा वो उसके आगे जाएगा, 4 हुआ तो उसके आगे जाएगा, इस तरह से बहुत कम समय में बहुत अधिक ऊर्जा, लेकिन वो उसका आप उपयोग कर सकते हैं और उस तरह से विस्फोट, तो इसको स्वर्ग बना सकते हैं। सो इट इज़ नॉट साइंस बट इज यूज मिस यूज ऑफ सिग्निफिकेंट पॉइंट। साइंस जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार आदमी है, जो उसका मिसयूज करोगे तो दुनिया तबाह, यूज करोगे तो दुनिया स्वर्ग। साइंस इज नाइदर ए ब्लेसिंग नॉर अ कर्स, न तो श्राप न अभिशाप है। इट इज फॉर द यूजर, ये तो
यूज करने वाले को पता था। मैन टू डिसाइड वेदर ही वांट टू यूज साइंस एज द ब्लेसिंग मिस यूज इट एज अ कर्स। ये आदमी सोचना है कि वो इसे श्रापित करे या वरदानी बना दे। कंक्लूजन, अल्टीमेटली अंतोगत्वा मैन इज द मास्टर ऑफ साइंस। साइंस में महारत हासिल है, नॉट साइंस द मास्टर ऑफ मैन। मनुष्य को साइंस पर कंट्रोल होना चाहिए, ना तो कि साइंस को मनुष्य पर कंट्रोल होना चाहिए। साइंस इज मीन फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर साइंस। साइंस इज द सर्वेंट ऑफ मैन एंड मैन शुड यूज साइंस वाइजली एंड डिसिसिवली। बहुत सोच समझ करके बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से विज्ञान का अगर उपयोग करोगे तो ये वरदान है जीवन की। फिर माई फादर देखिए, मेरे पिताजी। इंट्रोडक्शन, आई एम मुकेश जैन, माई फादर इज श्री एस के जैन हैं, ही इज़ अ डॉक्टर हैं, ही हैज़ अ ग्रैंड पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। ही इज़ 58, ही इज़ स्मार्ट एंड एक्टिव, वो 50 वर्ष के हैं फिर भी बहुत चुस्त दुरुस्त और क्रियाशील लगते हैं। ही इज़ ड्रेस एंड बिहेवियर, उनका पोशाक और व्यवहार। ही इज़ सिंपल मैन, साधारण व्यक्ति। ही इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन, वो सदैव साफ सुथरे रहते हैं। ही वियर्स वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट, वाइट शर्ट पैंट पहनते हैं। ही ड्रेस इज ऑलवेज प्रेस्ड एंड वेल मेंटेन्ड, उनके कपड़े फ्रेश रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। इन राइट विंटर ही वियर्स वूलन क्लोथ, ऊनी कपड़े पहनते हैं जाड़े में। ही इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल टू, बहुत ही दयालु और सभ्य हैं। एवरीबडी लाइक एंड रिस्पेक्ट हिम, हर लोग उनकी उनका आदर करते हैं। हिज क्वालिटीज, उनकी क्या विशेषता है। माई फादर इज अ मैन ऑफ करेक्टर, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो गरीबों की सहायता करते हैं और आवश्यक जिनको आवश्यकता में फंसे हुए हैं। ही इज़ पॉपुलर एमंग हिज नेबर, अपने पड़ोसियों में वो लोकप्रिय हैं। पीपल रिस्पेक्ट हिम एंड कम टू हिम फॉर एडवाइस, लोग उनके पास उनकी पहली बात तो इज्जत करते हैं और उनसे सलाह लेने आते हैं। ही इज़ रिलीजियस माइंडेड, बहुत धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। एवरी डे ही गोज टू टेम्पल एंड वर्शिप देयर फॉर एन आवर, वो रोज़ मंदिर जाते हैं और घंटे भर जरूर भगवान की प्रार्थना करते हैं। डेली लाइफ, प्रतिदिन का जीवन। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह उठ जाते हैं। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, रोज़ टहलने जाते हैं। ही गेट्स रेडी फॉर हिज डेली वर्क, वो अपने को तैयार कर लेते हैं रोज़मर्रा कार्यों के लिए। ही लीव्स द हाउस एट 10 o'clock एंड गोज टू म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को चले जाते हैं अपने काम पर रोज़ 10 बजे। ही रिटर्न फ्राम दियर एट 4 o'clock को लौट के आते हैं। देन ही लुक्स आफ्टर अस, उसके बाद वो हम लोग देखभाल करते हैं। माई फादर इज़ अ जेंटलमैन, बहुत सभ्य आदमी। ही इज़ अ फेमस डॉक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट में, वो ज़िले के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। ही इज़ ऑलवेज बिजी इन डूइंग वन थिंग और द अदर, वो कोई ना कोई काम में अपने को व्यस्त रखते हैं। ही हेट्स टेलिंग लाइज एंड स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, वो झूठ बोलना और दूसरों को गाली गलौज से परहेज रखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, हमें उन पर गर्व है। आई लव हिम वेरी मच, मुझे बहुत अधिक नाज है उन पर। अ क्रिकेट मैच, योर फेवरेट गेम, अ गेम ऑफ मास यू प्लेड, T20 क्रिकेट मैच, वनडे क्रिकेट मैच। अब मैच के ऊपर भी यह देख लो। Introduction. It was the Republic Day. A cricket match was played between two colleges, KP Inter College and क्या कहते हैं CAV Inter College के जो मैच हुआ इन द इवनिंग, शाम के समय। बोथ द टीम्स केम एट 3 PM, 3 बजे दोनों टीमें आ गई आमने सामने। KP इंटर कॉलेज बैटेड फर्स्ट, सबसे पहले KP इंटर कॉलेज को बैटिंग करने का मौका मिला। डिस्क्रिप्शन वर्णन, रवि द कैप्टन ऑफ KP इंटर कॉलेज वाज रन आउट, KP इंटर कॉलेज के जो कैप्टन थे रवि जी वो रन आउट हो गए। ही स्कोर 20 रन, 20 रन बना पाए थे। विकास द कैप्टन ऑफ CAV इंटर कॉलेज स्कोर ओनली 10 रन, और CAV के कैप्टन केवल 10 रन ही बना पाए। ही शोज वाज पुअर, उनका प्रदर्शन बहुत कमज़ोर था। राजेश ओपेंड मैग्निफिसेंटली, राजेश ने बहुत ही
जोरदार तरीके से ओपनिंग की। ही स्कोर्ड 80 रन, 80 रन बनाया। द टीम ऑफ केपी इंटर कॉलेज स्कोर्ड 210 इन 50 ओवर, 50 ओवर में 210 रन केपी इंटर कॉलेज बना लिया। द प्लेयर्स ऑफ सीएवी इंटर कॉलेज डिसअपॉइंटेड अस। सीएवी इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने हमें निराश किया। ओनली मोहन ओपनड फेयरली वेल, केवल मोहन ही अच्छे ढंग से खेल पाया। ही स्कोर्ड वैल्यूएबल 61 रन, उसने 61 रन, महत्वपूर्ण 61 रन का योगदान दिया था। फील्डिंग ऑफ केपी इंटर कॉलेज वाज वीक बट, तो केपी इंटर कॉलेज की फील्डिंग बहुत कमज़ोर थी। बट सीएवी इंटर कॉलेज को नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट, सीएवी इंटर कॉलेज उसका उपयोग नहीं कर पाया, लाभ नहीं ले पाया। द मैच वाज हाईली थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, वो मैच बहुत अधिक रोमांचक था। सीएवी इंटर कॉलेज नीडेड ओनली 25 रन इन 3 ओवर, 3 ओवर में केवल 25 रन की आवश्यकता थी। एंड 5 बैट्समैन वेयर टू कम, और केवल 5 बैट्समैन बचे हुए थे। बट इट कुड नॉट स्कोर इवन 10 रन, लेकिन वो 10 रन भी नहीं स्कोर कर पाए और जोड़ पाए। सो सीएवी इंटर कॉलेज लॉस्ट द मैच, से सीएवी इंटर कॉलेज मैच हार गया। कंक्लूजन, द मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, खेल बहुत ही रुचिकर था। इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। फॉर्चून स्माइल्ड समटाइम्स वन साइड एंड समटाइम्स द अदर साइड, एक कहीं इधर कहीं उधर, लगता है वो जीत जाएंगे कहीं वो जीत जाएंगे। सम प्लेयर्स ऑफ सीएवी इंटर कॉलेज प्लेड वेल, सीएवी इंटर कॉलेज के कुछ खिलाड़ी अच्छा खेले, बट दे कुड नॉट स्कोर वेल, लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं बना पाया। द टीम ऑफ केपी इंटर कॉलेज प्लेड सम हाउ वेल एंड वन द मैच, और इस तरह से केपी इंटर कॉलेज वो अच्छा खेला और द टीम ऑफ केपी इंटर कॉलेज प्लेड सम हाउ वेल, कुछ अच्छा खेली और मैच को जीत गई। माई नेबर योर नेबर, पड़ोसी। नेम ऑफ द अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द नेबर, गुड नेबर इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गुड गॉड, अच्छा पड़ोसी भगवान के द्वारा उपहार होता है, विशेष करके। टू बी अ गुड नेबर वन मस्ट बी अ जेंटलमैन, अच्छे पड़ोस के लिए आपको सभ्य होना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली माई नेक्स्ट डोर नेबर इज राधा स्वामी हु इज अ जेंटलमैन, हमारे जो पड़ोसी राधा स्वामी है एक अच्छे सब्जेक्ट हैं। ही स्टैंड बाई मी इन माई डिफ़िकल्टीज, वो हमारे क्या कहते हैं डिफ़िकल्टी में काम आते हैं, कठिनाई में। फैमिली मेम्बर्स, पारिवारिक लोग उनके यहाँ। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, उनके बड़ा परिवार है। ही फादर हु इज़ अ डॉक्टर इज आल्सो वेरी जेंटल, उनके पिताजी डॉक्टर हैं, बहुत ही जेंटल हैं। ही मदर इज अ टीचर इन स्कूल में टीचर हैं। ही हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, 3 भाई 2 बहनें हैं। ही ग्रैंड मदर इज आल्सो लिव, उनकी दादी माँ भी जिंदा हैं। ही अंकल रमेश आल्सो लिव विद हिम, उनके अंकल भी उनके साथ रहते हैं। 10 ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, इस तरह से उनका बड़ा परिवार है। वाट यू लाइक मोस्ट इन योर नेबर, सबसे अधिक तुमको अपने पड़ोस में क्या अच्छा लगा। माई नेबर हैज़ सो मैनी ह्यूमन क्वालिटीज, बहुत अधिक मानवीय गुण हैं। ही इज़ ऑलवेज लॉयल टू मी एंड एनकरेज मी इन मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर, निराशा के समय में वो लोग हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सदैव ही लॉयल बने हुए रहते हैं। लॉयल मतलब समर्पित। ही अंडरस्टैंड्स मी थारोली, अच्छी तरीके से समझते हैं। ही इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन माई वेलफेयर, और वो हमारे खुशहाली में रुचि लेते हैं। ही इज़ फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार और इस पर वो क्या कहते हैं खरी खोटी कहने वाले व्यक्ति हैं। ही डज नॉट लीव मी व्हेन मिसफॉर्चून्स, कभी भी हमारे ऊपर संकट आता है तो वो हमको वो मौका चूकते नहीं, अवसर चूकते नहीं। ही शेयर्स विद मी ऑल माई प्रॉब्लम, वो मेरे हर समस्याओं कठिनाइयों के सहभागीदार हैं। ही इज़ वेल बिहेव्ड एंड लविंग, बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाले और प्यारे हैं। सेल्फिशनेस डज नॉट इवन टच हिम,
और स्वार्थ उनके अंदर छू तक नहीं गई है। ही डज नॉट वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग, और वो अनावश्यक कार्यों में कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। व्हाट यू डू नॉट लाइक अबाउट हिम हर, क्या चीज़ उनके बारे में तुमको पसंद नहीं है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज क्वालिटी, इन सब विशेषताओं के होने के बावजूद देयर इज समथिंग बैड इन हिज कैरेक्टर, उनके चरित्र में कुछ बुराइयां हैं। समटाइम्स ही ड्रिंक्स इन द इवनिंग, सभी के शाम को पी लेते हैं। इवन व्हेन ही ड्रिंक, जब वो पीते हैं, ही गोज टू हिज बेड एंड स्लीप, वो बिस्तर जाके सो जाते हैं। ही डज नॉट डिस्टर्ब अदर, दूसरों के परेशान है। आई डू नॉट लाइक दिस अबाउट हिम, ये चीज़ हमको उनकी पसंद नहीं। ओवरऑल ओपिनियन अबाउट द नेबर, और अब हमारे जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनके बारे में पूरा दृष्टिकोण क्या है। ओवरऑल ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेटिव, कुछ भी हो वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, कोऑपरेटिव हैं, और सहायक हैं, सिंसियर हैं, अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, कठिन परिश्रमी हैं, एंड चीयरफुल हैं, और प्रसन्न चित्त हैं। ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डज नॉट लूज हिज टेम्पर, वो व्यंग भी मार देते हैं और कभी भी अपना वो संयम नहीं छोड़ते हैं। एवरी वन इन द लोकेलिटी स्पीक्स वेल ऑफ हिम, उनसे अच्छे तरीके से हर लोग बात करते हैं। स्थानीय लोग, आई एम इंडीड प्राउड ऑफ हिम, हमें उन पर गर्व है। सच नेबर्स आर रेयर, ऐसे पड़ोसी क्या होते हैं, वाकई में दुर्लभ होते हैं। पोल्यूशन, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण की समस्या। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। नाउ पॉपुलेशन हैज बिकम अ कॉमन वर्ड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पोल्यूशन। पोल्यूशन आजकल एक सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि सभी जगह प्रदूषण है। पोल्यूशन मीन्स कंटामिनेशन ऑफ एयर। प्रदूषण का मतलब होता है कि वायु की अशुद्धि, वाटर पानी की अशुद्धि, एटमॉस्फेयर पर्यावरण की शुद्धि, सॉयल मीन्स मृदा की शुद्धि, ये सब चीज़ें पोल्यूशन कहलाती हैं। व्हेन सम अनवांटेड सब्सटेंसेज आर एडेड टू फ्रेश एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर एट्सेट्रा, दे बिकम पोल्यूटेड। कुछ हानिकारक तत्व जब आकर के इन चीज़ों में मिल जाते हैं, इसको कंटामिनेट कर देते हैं, तो यही प्रदूषण बन जाता है। दे बिकम हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। काइंड ऑफ पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, देखिए देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा, यानी हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पोर स्मोक्स एंड फ्यूम्स इनटू द एयर। भाई कल कारखाने क्या करते हैं, सामान बनेगा तो प्रदूषण उत्सर्जित होगा, और ये धुआं और क्या कहते हैं, भाप, गंदा पानी फैक्ट्रियों से जो निकलता है, तो ये सब क्या करता है, चिमनियों से धुआं निकलता है, उसमें राख निकलती है, तो ये सब प्रदूषित कर देता है। 10 एयर इज पोल्यूटेड, इस तरह से हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। और इन सब बड़ी बड़े ट्रक हैं, तो ये कहते बड़ी तेज की हॉर्न बजाते हैं। ट्रेन से कितनी तेज का हॉर्न आता है, सायरन बजता है, ये क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। डीजे है, ये सब चीज़ें, लाउड स्पीकर है, ये कान की सुनने की क्षमता को कम कर रहा है। मिक्स इन द एटमॉस्फेयर एंड काज साउंड पोल्यूशन, और यही साउंड पोल्यूशन कारण बनती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड पोल्यूटेड अवर सॉयल, और हमारी मृदा को ये जो डाई है, यूरिया है, DAP है और कीटनाशक है, ये क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड,
ये सब मृदा को ख़राब कर रहे हैं। केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड रिफ्यूजेज ऑफ सिटीज़ मेक द वाटर पोल्यूटेड। और हर घर में भैया कारखाना, तो सब गंदा पानी नालों से होते हुए कहाँ जाएगा? नदियों में तो जाएगा। नदी प्रदूषित हो गई, या उसको वाटर स्ट्रक्चर के जरिए वहीं पर अवशोषित करेंगे, तो पीने के लिए पानी तो फिर नल से निकालोगे। तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शुद्ध जल नहीं मिलेगा। 10 वी फाउंड पोल्यूशन एवरीवेयर। इस तरह से हमको हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन मिलता है। हार्म्स काजेज बाई पोल्यूशन। अब पोल्यूशन से क्या हानियाँ हैं? पोल्यूशन काजेज मच हार्म टू आवर हेल्थ। पोल्यूशन से हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर में ब्रीदिंग डिफिकल्ट एंड काज मेनी लंग डिजीजेज एंड इमिशन इन आइज। तो ये जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, इससे क्या होता है? इससे एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, जो जब हम ऑक्सीजन चाहिए सूंघने के लिए, अब सुबह सुबह वो भट्टी खोया जला रहे हैं, कोयला टायर है सब, और वो सुबह उठे प्राणायाम करने के लिए, पता चला सब वो पोल्यूटेड एयर तुम्हारे सांस शरीर के अंदर चला गया। तो वो फेफड़े खराब हो जाएंगे, नहीं खराब हो जाएंगे? और आँखों की क्षमता खराब, देखो छोटे छोटे बच्चों का ऐनक लगे जा रहे हैं। साउंड पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स आवर ब्रेन एंड ईयर। और कान के जरिए दिमाग तक वो हर समय चिल्ल हो गई, तो अपना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। पोल्यूटेड वाटर एंड सॉयल आल्सो हैव पॉइजनस एंड हार्मफुल केमिकल्स व्हिच काजेज मेनी डिसऑर्डर्स। अब ये केमिकल चीज़ों को साफ़ करने के लिए वो छोड़ते हैं मशीनों में, बस समझ रहे हैं, और वहाँ जो गंदगी है वो सीधा निकल के कहाँ जा रही है? नदियों में जा रही है। जो मछलियाँ मर रही हैं, वहाँ जानवर प्रदूषित हो रहे हैं, भाग रहे हैं, और ख़तरनाक जीव सब उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये ऑर्डर डिसऑर्डर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सब व्यवस्था बनी पकड़ रही है। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन का रोकथाम कैसे हो सकता है? लॉ शुड बी मेड टू प्रिवेंट पोल्यूशन। अब पोल्यूशन को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। अब दिल्ली के गए हैं, हवा जहरीली हुई जा रही है। कानपुर औद्योगिक नगर है, वहाँ आप निकल जाइए, कितनी जहरीली हवा है, लेकिन लोग रहने के लिए मजबूर हैं। बताइए, अब दिल्ली जैसे मेन दिल में छेद हुआ जा रहा है, तो उस पर सख्त कानून बनना चाहिए। उधर आदमी सभ्य बन रहा है, उधर सख्त कानून बन रहा है। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, तो लॉ बनने चाहिए, कानून बनना चाहिए प्रदूषण रोकने के लिए। जनरल अवेकनिंग शुड बी क्रिएटेड एमंग द पीपल टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन। प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए लोगों में एक सामान्य जागरूकता का अभियान चलना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी बैंड। और जो केमिकल का प्रयोग है बहुत अधिक मात्रा में लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले साइंस पढ़ो, केमिकल सब रिसर्च पढ़ो, इससे ये बनेगा, उससे वो बनेगा, और उसके बाद में फिर जब पोल्यूशन, भाई पढ़ लिख करके क्या करोगे? लेबोरेटरी में जाओगे, बड़े बड़े कारखानों में जाओगे, और वहाँ गंदगी उत्सर्जित करो। तो ये बहुत गलत बात है। अगेंस्ट पोल्यूशन एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। हमें अधिक से अधिक जंगल का रोपण करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों का संरक्षण करना चाहिए। अब बताइए, आप जहाँ फैक्ट्री या कल कारखाने लगेंगे तो जंगल रह जाएंगे, जंगल कट जाएंगे, सब औद्योगिकरण हो जाएगा, सब शहर बच जाएंगे, ऑटोमेटिक हज़ारों लाखों लोग आ जाएंगे, कार्यकर्ता लोग एक फैक्ट्री के पीछे, सब जंगल ना जाओ। मान लो कोई जंगल लगाया भी है, तो वो जंगल ऐसे ऐसे केमिकल निकलेंगे कि वो जंगल ईंट के भट्ठे हैं या इस तरह की चिमनियाँ जहाँ निकलती हैं, जहाँ धुआं निकलता है, वो सब पेड़ की हरियाली जा रही है, सब ठूँठ हुए जा रहे हैं पेड़। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं? तो बड़ी समस्या है। अच्छा, अब जंगल नहीं रहेगा तो जंगली जानवर सब शहरों का रुख करेंगे। तो समस्याएं बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? कंक्लूजन, वो हल्ला बोल वाला, दिल्ली सफारी
कंक्लूजन, इन बिग सिटीज CNG गैस हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर बसेज एक्सेट्रा। बड़े शहरों में अब डीजल पेट्रोल का काम ख़त्म हो गया, अब CNG गैस। CNG फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मोर प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न बहुत से पेड़ लगाने चाहिए। सम अदर स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द मिल्स। मिल कारखानों फैक्ट्रियों के रिस्पॉन्सिबल जो हैं पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं, उन पर कठोर कानून लगाने चाहिए। लगाया रहा भैया। तो ले देखिए कुछ संभव है नहीं। अब आपको हाई स्कूल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा विस्तृत नहीं जाऊंगा, वैसे ही शॉर्टकट का रास्ता इतना लंबा है। अ हॉट डे, एक गर्म दिन। समर सीजन, गर्मी की ऋतु देखिए। इंट्रोडक्शन, देयर आर 4 सीजन्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। समर इज वन ऑफ देम, गर्मी उनमें से एक है। इट कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड लास्ट टिल जुलाई, जो अप्रैल से शुरू होती है जुलाई तक चलती है। इन इंग्लैंड द समर इज़ अ हैप्पी टाइम। इंग्लैंड में समर सीजन ठंडी का इलाका होता है तो वहाँ पर वो अच्छा माना जाता है, बहुत ही बसंत ऋतु रहता है, लोग गर्मी देखने पाते हैं। बट इन इंडिया इट इज़ वेरी हॉट, लेकिन इंडिया में बहुत गर्म होता है। इट इज़ सो हॉट इन इंडिया दैट ऑल स्कूल्स, कॉलेजेज एंड सम गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कोर्ट्स आर क्लोज फॉर द समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों 1 महीने के लिए हो जाती हैं, स्कूल कॉलेज हर चीज़ बंद हो जाती है। मॉर्निंग इन समर, लेकिन गर्मी के महीने का सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है। इन समर द मॉर्निंग इज़ द बिजिएस्ट टाइम, बहुत व्यस्त समय होता है। पीपल आर सीन वॉकिंग अबाउट डूइंग देयर बिजनेस, लोग बहुत सुबह ही अपने काम में निकल जाते हैं। द रिच पीपल हु हैव नो वर्क गो आउट फॉर अ वॉक, अमीर लोग जिनके पास बहुत धन है वो लोग टहलने में अपना समय बिताते हैं। ओनली लेजी पीपल रिमेन लेइंग ऑन देयर बेड्स, केवल सुस्त लोग ही पड़े रहते हैं बिस्तरों पर। सम बॉयज़ एंड मेन गो आउट फॉर अ बेद इन द रिवर, कुछ लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं। कैनाल और टैंक, तालाबों में और उसमें कैनाल में नहरों में। बॉयज़ एंड मेन गो आउट फॉर अ बाथ इन रिवर, कैनाल, टैंक। द मार्केट ही बिजी, शहर व्यस्त होते हैं, बाजार व्यस्त होते हैं। द पीपल ट्राई टू फिनिश ऑल देयर वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, लोग जितनी जल्दी हो सके अपना कार्य संपन्न करने की कोशिश करते हैं कि गर्मी बढ़ जाएगी तो कैसे काम चले, बहुत सुबह उठ करके सारा काम कर लिया जाए। नून इनसाइड द आउटसाइड, दोपहर के समय अंदर और बाहर क्या है। एट नून द टाउन्स एंड सिटीज लुक डेजर्टेड, दोपहर के समय लोग घर के अंदर हो जाते हैं। और ये जो ओजोन परत कार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस की वजह से ओजोन परत में छेद हुआ जा रहा है, तो डायरेक्ट सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और जहाँ पड़ गई शरीर पर तो वही 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक बड़ा खतरा रहता है। नंगे बदन बाहर रहना नहीं चाहिए, नहीं किसान तो खेतों में इसे नंगे बदन काम करता है तो इसे कैंसर का खतरा पड़ जाता है। स्किन कैंसर और दूसरे तरह के बहुत से कैंसर हैं। तो देखा तो खाली हो जाते हैं। द शॉपकीपर आर डोजिंग, दुकानदार लोग ऊँघने लगते हैं। देयर आर फ्यू पीपल ऑन द रोड, कुछ ही लोग सड़कों पर मिलते हैं। ऑल काइंड ऑफ वर्क सीम टू बी सस्पेंडेड, हर तरह के काम बंद हो जाते हैं। पीपल गो इनसाइड देयर हाउसेज इन द डार्केस्ट रूम्स, लोग घर के भीतर कमरों में, बंद कमरों में चले जाते हैं। दे कीप ईटन जग्स फुल ऑफ वाटर टू मेक इट कूल, दे कीप अर्थन जग्स, और मटके में, घड़े में पानी को रखते हैं ठंडा करने के लिए। वी ईट लिटिल फाउंड फूड बट ड्रिंक अ गुड डील ऑफ वाटर, कम पानी पीते हैं और कम खाना खाते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं। आफ्टर फूड दे थर्स्ट इंक्रीजेज, खाना खाने के बाद में
बहुत तेज़ प्यास लगती है। सो वी ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, इसलिए हम अधिक मात्रा में ठंडा पानी पीते हैं। द रिच पीपल यूज आइस टू कूल दियर वाटर, और अमीर लोग क्या करते हैं, अपने पानी में बर्फ़ मिलाते हैं। नो वन डेयर्स टू कम आउट ऑफ द हाउस, कोई भी घर से बाहर निकलने का साहस नहीं करता। वी कीप आवर बॉडीज कूल, हम अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। स्वीट कम्स आउट कंटिन्यूसली, लगातार क्या होता है, पसीना बहता रहता है। इफ़ वी हैव इलेक्ट्रिक फैन, यदि हमारे पास होता है क्या, बिजली वाला पंखा, इट इज़ गुड, तो अच्छा। अदरवाइज वी हैव अ बैड टाइम, नहीं तो बहुत बुरा समय होता है। अगर इलेक्ट्रिक पंखा है, लाइट नहीं है तो क्या करेगा आदमी। जनरेटर है तो बिजली नहीं है तो क्या करे, डीजल नहीं है तो क्या करेगा आदमी। वी डू नॉट डेयर गो आउट, हम बाहर जाने का जरूरत नहीं कर पाते हैं। द हॉट विंड रोर्स, गर्म हवा चलती है, वो क्या, लू। द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म हो जाता है, सिर पर आ जाता है। देयर इज अ डेंजर ऑफ कैचिंग टू और गेट अ सन स्ट्रोक, फोड़े निकल आते हैं, वो क्या, अंधौरी जिसको कहती है। मैनी पीपल डाई ऑफ स्ट्रोक, बहुत लोग इसी स्ट्रोक में धूप लगने की वजह से घास खाकर गिर पड़ते हैं, काम तमाम हो जाता है। द फार्मर्स एंड लेबरर्स आर यूज टू हॉट विंड्स, लेकिन किसान और मजदूर बेचारे तो इस लू में भी काम करते हैं। दे डू नॉट केयर ऑफ देम एंड गो ऑन विद देयर वर्क इन द ओपन अंडर हॉट सन, वो दोपहरिया में भी पत्थर तोड़ा करते हैं, काम किया करते हैं। द गार्डनर सिट्स अंडर अ शेडी ट्री, माली क्या बगीचे में बढ़िया पेड़ की छाँव में बैठा रहता है। द इवनिंग अगेन इज ए प्लीजेंट लाइक मॉर्निंग, पुनः शाम सुबह की तरह ही ठंडी हो जाती है। नाउ वी कैन नॉट लिव इनसाइड द हाउस, तब हम घर में नहीं रुक पाते। वेयर वी स्पेंड आवर नून कम्फर्टली, जहाँ पर हम दोपहर में बड़े आराम से थे घर के अंदर, अब शाम को तो निकलेंगे घर से बाहर। वी कम आउट इन द ओपन, आ जाते हैं खुले में। वी स्प्रिंकल वाटर ओवर द हॉट फ्लोर टू मेक इट कूल, और यह कुछ लोग छत पर सोते हैं तो उस पर ठंडा पानी छोड़ते हैं, स्प्रिंकल फैलाना, पानी फैलाते हैं जिससे कि छत ठंडी हो जाए तो रात को लेटेंगे। वी गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स, हम चीज़ों खरीदने के बाज़ार जाते हैं। द मार्केट इज बिजी अगेन, फिर बाज़ारों में व्यस्तता बढ़ जाती है। द बेटल शॉपकीपर्स एंड द कोल्ड ड्रिंक मर्चेंट हैव अ गुड सेफ एट दिस टाइम, सेल एट दिस टाइम। बेटल मर्चेंट मतलब पान वाले दुकानदार, पान ठंडा सौंफ वोंफ छोड़ के खाते हैं लोग, थोड़ा ठंडी आ जाए। और जहाँ कोको कोला बिकता है उन लोगों की बढ़िया सेल हो जाती, बिक्री हो जाती है। वी पुट ऑन मुस्लिम लूज ड्रेसेज एट दिस टाइम, और शाम के समय लोग क्या ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, जैसे ये पैजामा कुर्ता मुसलमानों की देन, मोहम्मडन्स, ठीक है। तो पैंट शर्ट कौन लाया था, अंग्रेज। धोती कुर्ता कहाँ का, इंडिया का। वो तो ये धोती कुर्ता से, पैजामा कुर्ता से फिर पैंट शर्ट पे लोग आ गए, और फिर क्या हुआ, पैंट और कुर्ता का एक प्रचलन चला था। पहने पैंट पर पतलून, आधा फागुन आधा जून, गाना सब गाते थे, बड़ा मज़ा आता था। द नाइट एट अबाउट 9 o'clock, 9 बजे इन द नाइट इट बिकम्स कूल, हो जाता है, ठीक है। और फिर ऑल पीपल रन इनटू देयर हाउस टॉप, सब लोग घर की छत पर निकल जाते हैं। दे टेक देयर फूड देयर, वहीं भोजन होता है। दे स्लीप ऑन द रूफ, छत पर ही सोते हैं, कमरे में उमस में कौन सो पाएगा। एज द नाइट एडवांसेज इट बिकेम्स कूलर एंड पीपल फार एस्लीप, और जैसे जैसे 12 बजे के बाद में 1-2 बजता है तो ठंडक बढ़ने लगती है और लोग तब सोते हैं। कंक्लूजन, द समर इज गुड ओनली फॉर रिच पीपल, तो धनवानों के लिए है ये क्या, गर्मी। दे हैव इलेक्ट्रिक फैन एंड
खस कर्टेन इन देयर हाउसेज, तो वो लोग क्या करते हैं, खस की टटिया लगाते हैं, यानी वो उसमें लगता है कूलर में खसखस हैं, और कूलर और पंखे वाले लोग होते हैं तो इनको गर्मी नहीं जान पड़ती है। सम गो टू द हिल स्टेशन टू गेट रीड ऑफ हीट ऑफ द प्लेन्स, और कुछ लोग अमीर लोग होते हैं जो सीधे इंग्लैंड चले जाते हैं या हरिद्वार और उधर चले जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंड गर्मी भर वहीं रहते हैं। द सीजन इज रियली बैड फॉर फार्मर, लेकिन किसानों के लिए तो बड़ा ख़राब मौसम होता है। उसी में गेहूँ काटना है, पिपरमेंट लगाना है, उसकी पेराई करना है, कितना टफ रहता है। लेबरर्स एंड स्वीट मेकर्स, और जो धंधे में लगे हुए हैं, मिठाई बनाने वाले हैं या कारीगर हैं, लेबरर हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। और रेनी डे, अब बरसात का दिन, ये तो कहते हैं इंडिया का आदमी तैयारी कर ही नहीं पाता है। अब बरसात से अपने को एडजस्टमेंट बनाते बनाते पता लगा गर्मी आ गया, अब गर्मी से एडजस्टमेंट बनाते बनाते जाड़ा आ गया। अब बताओ आदमी, अच्छा एक तरह का मौसम हो तो एक तरह का अपना एडजस्टमेंट भी बन जाएगा, शरीर भी उसी तरीके से हो जाएगा। ठंडी में रहने वाले लोग ठंडी से उनका अनुकूलन हो जाता है। अब एकदम से पता चला खूब माइनस ठंडक है, और उसके बाद पता चला एकदम से पारा हाई हो गया। इंडिया का आदमी के लिए बड़ी समस्या है। रेनी डे, वर्षा के दिन। इंट्रोडक्शन, इट रेन्स जनरली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, जुलाई अगस्त में बरसात होती भी है। Sometimes it rains so heavily that it becomes very difficult to come out of the houses. इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि भैया पूछो नहीं, बादल फट जाते हैं और घर से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। डे एंड मंथ, दिन और महीने। इट वाज द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, जुलाई का दूसरा पखवाड़ा सप्ताह। ऑन मंडे द 20th, 20 तारीख को, सोमवार को। इट वाज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट, और दरसान पानी तो बरसता है, साथ तो उमस बड़ी तगड़ी होती है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो सडनली द वेदर चेंज, अचानक मौसम बदलाव आया। अ फ्यू पैचेज ऑफ क्लाउडेड वी आर सीन इट द स्काई, इन द स्काई, कुछ बादल के टुकड़े दिखाई पड़े आसमान में। सोन द कूल बीज ब्लू इट बिगेन टू ड्रिजल, धीरे धीरे वो सब घनाकार हो गए, पानी बरसने का मौसम आ गया। आफ्टर सम टाइम वी बिगेन टू रेन हैवीली, अचानक तेज वर्षा होने लगी। इट वाज द टाइम टू गो टू स्कूल, अब स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी। सो आई टुक माई बुक्स एंड एन अम्ब्रेला एंड स्टार्टेड टू स्कूल, तो मैंने अपना छाता लिया और किताबें लिया, चल दे स्कूल को। ऑन द वे आई वॉज कम्प्लीटली वेट, रास्ते में बिल्कुल भीग गया। इनको कुत्ते ने काटा था क्या? व्हेन आई रीच द स्कूल, जब स्कूल पहुंचा, आई सा द सम अदर बॉयज हु हैड कम वेयर आल्सो वेट, दूसरे बच्चे जो आए थे इक्का दुक्का वो भी भीग गए थे। द अटेंडेंस वाज वेरी शॉर्ट, बहुत कम अटेंडेंस थी बच्चों की उपस्थिति। ड्यू टू थिक क्लाउड्स देयर वाज डार्कनेस इन द क्लासरूम, कक्षा में बादल घिरने की वजह से अंधेरा छा गया। सो द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड द रेनी डे, अतः प्रिंसिपल ने कही दिया जाओ छुट्टी। सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी, अब हम लोग बहुत खुश हो गए, चलो करना नहीं पड़ेगा। प्लीजेंट वेदर, सुहाना मौसम। वाइल वी आर रिटर्निंग वी सा वंडरफुल साइट, जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो हमको बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य से रूबरू हुए। देयर वाज नी डीप वाटर ऑन द रोड, घुटनों तक पानी था सड़क पर। और चिल्ड्रेन वी आर फ्लोटिंग पेपर बोट इन द वाटर, बच्चे कागज की नाव तैरा रहे थे पानी में। सम स्ट्रीट बॉयज वी आर थ्रोविंग मड बॉल्स ऑन वन अनदर, और कुछ गलियों के बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। देयर वाज अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, आकाश में बढ़िया इंद्र जी का धनुष निकला हुआ था। द वेदर वाज वेरी कूल एंड प्लीजेंट, अब मौसम बड़ा ही सुहाना ठंडा। एवरीवन वाज लुकिंग हैप्पी ऑन दैट डे, उस दिन सब लोग बड़े खुश। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, आई चेंज माई क्लोज एंड हैड अ कप ऑफ टी, तो मैंने कपड़े अपने बदले और एक कप
चाय पिया। आफ्टर दिस आई सैट इन द वरांडा विद माई पेरेंट, और फिर बरामदे में अपने माता पिता के साथ बैठा। एंड एंजॉयड द रेन, आई एंजॉयड द डे वेरी मच, वर्षा का आनंद लिया, उस दिन बड़ा मज़ा आया। बरामदा क्यों बनाते हैं? बरसात के लिए, कि पानी बरस रहा है तो कमरे में आप रह नहीं सकते, छत पर आप जा नहीं सकते, तो बरामदा में है तो बरसात का भी मज़ा लीजिए और उमस भी नहीं लगेगी। अब पानी बहुत उमस है, लेकिन पानी भी बरस रहा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही, तो छत पर लेट पाओगे और कमरे में रह पाओगे? कमरे में नहीं रह पाओगे। तो इसलिए बरामदा बनाते हैं कि बरामदे में बढ़िया लेटे हैं तो हवा भी लग रही है और बरसात का मज़ा भी ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल्स। अब मोबाइल का उपयोग, भैया उपयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इंट्रोडक्शन। द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मोबाइल का उपयोग, ये जान लीजिए, बहुत महान इन्वेंशन, आविष्कार है, उपलब्धि है, जो हमारे डेली के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इट्स मैनी एस्पेक्ट्स आर बेनिफिशियल बट सम आर नेगेटिव इफेक्ट एज वेल। इसके कुछ तो बढ़िया है उपयोग हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं, नुकसानदेह भी है। यूजेज। इट डेवलपमेंट ब्रॉट कन्वीनियंस एंड एडवांटेज टू द वर्ल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल टू पीपल बिकम सो ईजियर एंड वेरी फास्ट। अब इसके आविष्कार की वजह से क्या हुआ, जो आदान प्रदान था लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो क्या हो गया, ईजियर हो गया और फास्ट हो गया, सरल और तेज हो गया। वी पुट थ्रू पीपल फ्राम एनी प्लेस ऑन बस, इन स्ट्रीट और इन अ मीटिंग टू सेंड मैसेज आर लेस देन द प्राइस ऑफ कॉल। अब फ़ोन से बात से बहुत कम पैसे में हम कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं, चाहे बस में बैठे हों चाहे जहाँ भी हों। तो इंटरनेट कैन बी एक्सेस थ्रू इट एंड आल्सो यूज टू मेक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज। अब इंटरनेट के जरिए हम फ़ोटो वीडियो भी भेज देते हैं एक जगह दूसरी जगह। एट द सेम टाइम पेरेंट्स कैन कंट्रोल देयर चिल्ड्रेन एंड इट इज एसेंशियल फॉर इमरजेंसी। और भैया एट द सेम टाइम पेरेंट कैन कंट्रोल दियर चिल्ड्रेन एंड एसेंशियल फॉर इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो फ़ोन सहायक, और बच्चों को भी फ़ोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, कहाँ हैं, अरे हम एक बात याद आ रही है कि इंजीनियर साहब थे, तो एक बार हम उनके साथ गए, तो अब वो लखनऊ में उनका क्या कहते हैं वो घर था। अब वो फ़ोन से बात कर रहे हैं पत्नी से, हाँ तो क्या कर रही हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या है, हम अब वो उधर से बात आए, तो इस तरह से कि अब वो अपनी पत्नी को फ़ोन से इस तरह से कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ बच्चों कंट्रोल ऊपर की बात आएगी। तो हाँ, कहाँ मोबाइल का यूज आ रहा था। तो एट द सेम टाइम पेरेंट बिजनेस deals can be done on a single call through cell phone outside of the office, in the park or in any shopping center। और बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं मोबाइल से ही। फ़ोन कर दिया, हाँ इतना सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, गाड़ी वाले आ गया, तुरंत वहाँ पहुँच गया। नहीं वहाँ जाना पड़ता, उससे बात करना पड़ता, या फ़ोन के ज़रिए इतना माल हमको चाहिए, वो माल आ गया, पैसा पेटीएम के ज़रिए निकाल दिया, क्रेडिट कार्ड के जरिए। बिजनेस डील से हो गया। तो आउटसाइड ऑफ ऑफिस इन द पार्किंग, दिस इन्वेंशन गेट्स क्लोजर द वर्ड सो अ सिंगल पॉइंट। तो एक स्थान पर पूरी पृथ्वी सिमट गई कि नहीं, पूरा विश्व। और इंटरनेट इज आल्सो अवेलेबल ऑल सेल फोन। अब तो हर फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ये यूजेज, इसका दुष्परिणाम क्या है। द रेडिएशन ऑफ मोबाइल में बी डेंजरस टू हेल्थ एंड में काज हेडेक और इरेचेज
एंड ब्लरिंग विजन। सबसे बड़ा जो इसका दुष्परिणाम है वो है क्या, रेडिएशन। देखिए, मोबाइल चलाने के लिए नेटवर्क चाहिए तो वो लगते हैं, टावर लगते हैं। अब 1 किलोमीटर की रेडियस में जिनका भी घर पड़ गया वो समझ लिए दिल के बीमार हो गए। मोबाइल फ़ोन है, आप जेब में रखिए, अचानक फ़ोन आ गया, मैसेज आया, एकदम से घंटी बजी, दिल एकदम से धक धक करने लगा, पता नहीं किसका फ़ोन आ गया हो। तो ये क्या, धीरे धीरे इरिटेशन, माइंड डिस्टर्ब होने लगा, दिल की बीमारी बढ़ने लगी। और मोबाइल मीनिया हो गई। अगर हर समय सुबह उठकर भगवान नमस्ते नहीं करें, सबसे पहले ईमेल चेक करेंगे कि हाँ देखें कहाँ किसका मेल आया है, या रात दिन लोग चैटिंग में और मैसेजिंग में लगे रहते हैं, सब ना काम ना छोड़े। तो ये सब दुरुपयोग है। दीज अच्छा, और क्या है, दीज इनविजिबल हाइजेनिक रेडिएशन डिस्ट्रॉय the self location in the air and head region, which causes damage to the brain and nephrons in the head region। यानी दिल तो जा ही रहा है, दिमाग भी जा रहा है, वहाँ के जो सेल हैं ऊतक वो सब टूट रहे हैं, दिमाग सिकुड़ रहा है, या तो बढ़ रहा है तो सिकुड़ रहा है। तो इट्स यूजेज in appropriate places cause disturbance sometimes such as classroom etc। अब क्लास में तो मोबाइल रखे हो, अब अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, एकदम से फ़ोन आ गया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे सबकी, नहीं तुम्हारी तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, सबकी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें अगर पुलिस वाला टोन है, हाँ, तो मोबाइल फ़ोन तो क्लास ही छोड़ के भाग जाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स विद कैमराज आर काजिंग प्राइवेसी प्रॉब्लम सच एज यूजिंग एज ए हिडन कैमरा टू टेक पिक्चर है मेकिंग वीडियोज। अब मोबाइल में क्योंकि कैमरा होते हैं तो अब लोग पिक्चर बना लेते हैं, या वीडियो बना लेते हैं। तो बाई पुटिंग सम precautionary measures in mind we can get much more advantage from cell phone। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। फर्स्टली व्हेन द बैटरी ऑफ मोबाइल एज एट एंड देन डोंट मेक अ कॉल बिकॉज एट दिस स्टेज द सेल फोन कंटेन वेरी डिस्ट्रक्टिव रेडिएशन which may causes severe problem to the brain। मोबाइल में बैटरी डाउन है और कोई फ़ोन आ गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एकदम से मोबाइल गर्म हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। सेकेंडली, डू नॉट यूज सेल फोन इन स्टडी आवर टू अवॉइड डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम। ये फ़ोन से बातचीत पढ़ाई के दौरान तो कतई नहीं करनी चाहिए, फ़ोन में दिमाग रखना चाहिए, पता नहीं कौन मैसेज आएगा क्या होगा, तो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। थर्डली, व्हेन सेल फोन इज ऑन वाइब्रेटेड मोड डू नॉट पुट इट इन फ्रंट पॉकेट। अगर वाइब्रेटेड मोड पे रखे हुए हो, वाइब्रेशन पे एकदम से बड़ी तेज बूम बूम होने लगता है, तो उसको पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। और ये देखो, पॉकेट दाहिने साइड में ही बनता है और वहीं वो बाएं साइड में, और वहीं अगर फ़ोन रख लिए तो दिल में एकदम से कम। और नेक्स्ट टाइम फिर नए वीडियो के साथ मैं आपका संजीव सर आपके सामने रूबरू होगा, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। हाय बाय। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप को एक मैं सीख दे दूँ कि बिना गुरु दक्षिणा के गुरु से कोई किसी का उद्धार हुआ नहीं है। और मेरी गुरु दक्षिणा आप लोगों से बस यही है कि अपने संजीव सर का ये जो चैनल है लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए, सबसे बड़ी यही गुरु दक्षिणा है। और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहते हैं कि बच्चों का कल्याण हो।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।